नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आसान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह आप सभी का आसान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। सभी को इसी तरह से अपना प्रेम और साथ बनाए रखें। नोट सेट 2022 की अपन तैयारी कर रहे हैं और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, ओटीआईसीयू इमरजेंसी की 6th क्लास के बारे में। यहाँ आज अपन इमरजेंसी ड्रग्स और ऑटोक्लेव मेथड के बारे में जानेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, काफी भारी डिमांड को देखते हुए आप लोगों के लिए बेटा ऑफलाइन बेस शुरू किया गया है 22 अगस्त से। ये 22 अगस्त से सॉरी ऑनलाइन आपका रेगुलर बैच शुरू किया गया है। ऑनलाइन रेगुलर बैच जो नोटसेट 2022-23 को टारगेट करेगा बेटा, नोटसेट 2023 को। इसके अलावा ईएसआईसी सीएचओ के एग्जाम के लिए तैयारी के लिए नेक्स्ट बैच आपका शुरू किया गया है। इस बैच में बेटा आपका नोटसेट एम्स की, राजस्थान सीएचओ की, राजस्थान स्टाफ नर्स की, ईएसआईसी, यूपीपीएससी की, जीपीएसएसबी की, एएमसी वीएमसी की, गुजरात सीएचओ की, आरआरबी की, पीजीआई चंडीगढ़ की, जीएमसीएच की और निवांस की आपकी तैयारी हो जाएगी बेटा। ये नोटसेट एम्स का जो स्पेशल बैच है बेटा, जिसकी फीस है मात्र 8,999। इस नोटसेट एम्स के रेगुलर बैच में आपको फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा। टेस्ट सीरीज बिल्कुल 15,000 एमसीक्यू फ्री मिलेगी। नोट्स की ईपीडीएफ और एमसीक्यू की ईपीडीएफ मिलेगी। क्लासेस लाइव होगी, लाइव होने के बाद क्लासेस सेव हो जाएगी, आप इन्हें कभी भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। गवर्नमेंट एम सेलेक्टेड आपको फैकल्टी पढ़ाने वाली बेटा। इसके अलावा जो जीएनएम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे हैं, जो पोस्ट बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं, या बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनको बेटा, या एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको 3 साल तक एक्स्ट्रा एक्सेस मिलेगा। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे कॉन्टैक्ट करें। चलिएगा, यहाँ पे स्पेशल आपका अनाउंसमेंट जो अभी ऑफर चल रहा है एकमात्र ऐसा नहीं कि एकेडमी की तरफ से बेटा, नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी करें आप, जो स्पेशली जो रनिंग स्टूडेंट है आपके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे, अगर वो आज रेगुलर बैच ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन 8,999 में, तो उनके साथ बेटा 3 साल तक की वैलिडिटी फ्री मिलेगी। और ये बैच शुरू हो रहा है 22 अगस्त से। फीस है मात्र 8,999 रुपए। इसके अलावा क्रैश कोर्स अवेलेबल है नोटसेट 2022 के लिए बेटा, जिसकी फीस है मात्र 2999 रुपए। यहाँ पे आपका 30 डेज का ड्यूरेशन की क्लासेस है, वैलिडिटी 1 ईयर तक रहेगी वीडियो की। कुछ लाइव और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी, ऐप में सेव हो जाएगी। डाउनलोड फैसिलिटी अवेलेबल है, यूनिट वाइड टेस्ट अवेलेबल है, एमसीक्यू की ईपीडीएफ अवेलेबल और फ्री टेस्ट सीरीज आपका अवेलेबल है। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066000 पे कॉन्टैक्ट करें। यस, और चलेगा, हाल ही में बेटा बिहार स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ, तो मिस्टर वासिद अली का बिहार में स्टाफ नर्स में सिलेक्शन हुआ है, तो उनको लख लख बधाइयां बेटा। इसके अलावा यहाँ पे हाल ही में अमित कुमार सारण जी का एसएचबीएसवी बियास में आपका नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, तो उनका स्पेशल थैंक यू बेटा। तो सभी को थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल। यू मेहनत करते रहे और अपने सपनों को पूरा करते रहे। अमित कुमार सारण जी, इनका हाल ही में एसएसबी आपका बिहार में आपका सिलेक्शन हुआ है। ये उनके अच्छे कमेंट और रिव्यू है बेटा। और आज बहुत लंबे समय के बाद क्लासेस की शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। प्रयास करते रहे। आप स्टार्टिंग करोगे तब ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जिस धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको आपकी मंजिल का पता चल जाएगा, कहाँ क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना, वो सारा समझ में आने लग जाएगा। इसलिए मेहनत करें, अपने सपनों को सच करें, ईश्वर आपके सपने जरूर पूरा करेगा। क्लियर है? चलेगा, बताइए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइए ये इमेज क्या है, इमेज के बारे में बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बताइए ये क्या है? शाबाश, अरे वाह बच्चों वाह। व्हाट इज दिस इमेज? इमेज के बारे में बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। दिमाग से सभी लोग लाइव आ जाइए बच्चों। आराम से धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, आज थ्योरेटिकल क्लास ज्यादा रहेगी आपकी। सही बात है बेटा, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। बिल्कुल सही बात है बेटा। यस, बहुत बढ़िया। अरे वाह मेरे ऑनलाइन वाले सपूतों, आपसे पूरी उम्मीद है। चलेगा, यस इट इज राइट आंसर। दिस इज बेटा हर्निया मेस। ये कौन सा है? हर्निया मेस। हर्निया रिपेयर में काम में लिया जाता है हर्निया मेस। क्लियर है? तो ये जो इमेज है ये कौन सी हर्निया मेस की है? लास्ट टाइम नोट सेट में आई हुई क्वेश्चन है बेटा। बताइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये जो चैम्बर है ये कौन सा बेटा? ऑटोक्लेव चैम्बर। कौन सा चैम्बर? ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव किस मेथड पे बेटा? मोस्ट हीट मेथड पे। कितना टेम्परेचर चाहिए? 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अपन करेक्ट कर रहे हैं वापस, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा क्या? सी। अब थोड़ा अपन थ्योरी अपन यहाँ पढ़ेंगे बेटा, किसके बारे में? ऑटोक्लेव के बारे में। किसके बारे में? ये जो मशीन दी गई है वो कौन सी है? ऑटोक्लेव मशीन है बेटा। आरबास में और हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा स्टरलाइजेशन इसी मशीन की मदद के द्वारा।
बेस्ट स्टरलाइजेशन टेक्निक इन हॉस्पिटल कौन सी मानी जाती है? ऑटोक्लेव। बेटा ये जो मशीन है, इस मशीन की खोज आपने, ऑटोक्लेव जो मशीन है, इस मशीन की खोज किसने करी थी? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने। इस मशीन की खोज किसने करी थी? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने। कोई डाउट है? इस मशीन की खोज किसने करी थी? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने। क्लियर बच्चों? और इस मशीन से ऑटोक्लेव कैसे करना है? आपके क्वेश्चन बनता है कि हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा स्टरलाइजेशन टेक्निक कौन सी यूज लेती है? तो ऑटोक्लेव। तो ऑटोक्लेव टेक्निक के बारे में, मशीन तो किसने बनाई? चार। और ऑटोक्लेव कैसे करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, इसके बारे में किसने बताया? लुईस सर पास्चर ने। लुईस पास्चर ने, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। किसको? लुईस पास्चर को। इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए, फर्मेंटेशन टेक्निक दी, स्टरलाइजेशन टेक्निक दी, कोकेन का पहली बार यूज समझाया इन्होंने। क्लियर है? और बताइए क्या? पास्चुराइजेशन टेक्निक दी इन्होंने। क्लियर है? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस। जर्म सेल थ्योरी दी इन्होंने, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी है, तो लुईस पास्चर आपका। क्लियर? ऑटोक्लेव टेक्निक दी। इस टेक्निक में बताया गया है कि ऑटोक्लेव करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखें आप। तो ये देखिएगा, इसके पार्ट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा आपको। टाइम की बात करें आप ऑटोक्लेव करते समय, तो मिनिमम आपको कितना समय चाहिए? 15 से 30 मिनट। मिनिमम आपको एक ही वर्ड में पूछे तो 15 मिनट तक का समय चाहिए ऑटोक्लेव करने में। क्लियर है? डेली ऑटोक्लेव करते समय 10 AM को आपका बेटा CSSD जाती है। डेली आपका ऑटोक्लेव होता है मटेरियल आपका हॉस्पिटल में। सबसे ज्यादा यूजेबल मेथड है ऑटोक्लेव। प्रेशर जो यूज करोगे वो कितना? 15 LB पर इंच स्क्वायर। LB इज द यूनिट ऑफ प्रेशर पॉइंट्स में, तो 15 LB पर इंच स्क्वायर आप प्रेशर रखोगे। और यहाँ पे बेटा वेरी 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 टेम्परेचर जो सेट करोगे वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे। टेम्परेचर कितना सेटअप करोगे? 121 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द ऑटोक्लेव मेथड। कौन सा मेथड है? ऑटोक्लेव मेथड। क्लियर है? और ये किस पे काम करता है? मोस्ट हीट मेथड। और 121 है तो किस पे? अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट हीट मेथड, और वो भी किस पे? अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 से ऊपर है ना। क्लियर बच्चों? तो ऑटोक्लेव टेक्निक के बारे में किसने बताया? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने। अब अपन ये जो मशीन देख रहे हो कौन सी मशीन है? फोगर मशीन। आपने देखा होगा, आपके अगर हॉस्पिटल में अगर वर्क किया होगा तो OT वगैरह को, आपके ICU वगैरह के रूम्स को अपन स्टराइज करने के लिए फोगिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कई बार 5-6 घंटे तक फोगिंग करते हैं, पूरी रात भर कमरे को बंद रखते हैं सील्ड करके पूरी तरह से। फोगिंग मशीन ये कब किया जाता है? जब मान लो कोई HIV का पेशेंट या कोई रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज का पेशेंट, या OT में हाल ही में सर्जरी हुई जिससे एयरबोर्न इन्फेक्शन होने का खतरा है, तो पूरी OT को पैक करके अपन, और फिर इसके अंदर KMNO4 या फोगिंग वगैरह इकोसील्ड वगैरह यूज करके अपन फोगिंग करते हैं फॉर्मेलिटी वगैरह से। क्लियर बच्चों? तो ये जो है वो कौन सी मशीन है? फोगर मशीन। अब अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्टरलाइजेशन। थ्योरी पढ़ेंगे बहुत सारी डिटेल में। स्टरलाइजेशन, व्हाट यू मीन बाय स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन को डिफाइन करें बेटा हमारे पास। स्टरलाइजेशन का, इट इज टेक्निक in which killings microbes and non-microbes with their spores या free from infection। आपकी बॉडी में या किसी पे, सॉरी आपके आर्टिकल्स पे या किसी भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो हॉस्पिटल में, जिन पे या तो माइक्रोब्स लगे हुए हैं या नॉन माइक्रोब्स है, लार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको मारना विद उनका स्पोर्स, वेजिटेटिव फॉर्म एज वेल एज स्पोर्म। यानी खुद माइक्रोब्स को मारना और माइक्रोब्स के जो बच्चे हैं, अंडे आपके, उनको भी किल करना क्या कहलाता है? आपका स्टरलाइजेशन कहलाता है। और स्टरलाइजेशन को एक ही वर्ड में तो फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। अरे किससे? इन्फेक्शन में। और स्टरलाइजेशन जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? CSSD, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। किसी भी हॉस्पिटल के बेसमेंट में बना होगा ये CSSD डिपार्टमेंट। क्लियर है? और आपका स्टरलाइजेशन में सबसे ज्यादा टेक्निक कौन सी यूज ली जाती है? ऑटोक्लेव। कौन सी? ऑटोक्लेव। अब स्टरलाइजेशन के लिए बहुत सारी टेक्निक यूज ली जाती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं गैस। कौन सा? गैस। गैस के द्वारा स्टरलाइजेशन। पहली जो गैस होती है आपका बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेलिन यूज कर लो आप। फॉर्मेलिन का नाम सुना आपने? फॉर्मेलिन जो होती है वो किस में बेटा? OT। ये गैस होती है, गैस के तौर पे अपन, जैसे अपन फोगर मशीन में डाल के अपन फोगिंग कर सकते हैं इससे।
ओटी, आईसीयू, पेशेंट जो आइसोलेशन रूम है, इनको अपन स्टराइल करने के काम में आता है। और ये जो फॉगिंग चलती है वो लगभग 4 से लेके 12 आवर्स तक चल सकती है। कितने आवर्स तक? 4 से 12 आवर्स तक। और फॉगिंग करने के लगभग 6 से 8 घंटे तक रूम को अपन क्या करते हैं? क्लोज करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? क्लोज करके रखते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर बच्चों? थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। चलिएगा, कोई डाउट है? हमारी बात बच्चों। और आपको मान लो अगर फॉर्मेलिन से स्टाइल करना है तो अगर मान लो 100 क्यूबिक फीट एरिया है, कितना एरिया? 100 क्यूबिक फीट का मतलब 10 बाई 10 का कमरा है। कितना कमरा है? तो आपको क्या लेना? 250 ml है तो क्या लेना? फॉर्मेलिन। और इसमें 140 ग्राम क्या मिलाना है? क्रिस्टलाइज्ड KMnO4। और इन दोनों को फोगर मशीन के द्वारा अपन ने क्या करेंगे? ये ओटी, आईसीयू, पेशेंट के आइसोलेटेड रूम है, वार्ड है, उनको क्या करने में? स्टराइल करने में काम आता है। जो पहली गैस है वो कौन सी गैस है? फॉर्मेलिन गैस। कौन सी गैस? फॉर्मेलिन गैस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। कोई डाउट है बच्चों? हर बात में क्लियर है? और ये फॉर्मेलिन जब आप फॉगिंग करोगे तो फॉर्मेलिन किस में बदल जाएगी? फॉर्मएल्डिहाइड में। और ये फॉर्मएल्डिहाइड माइक्रोब्स को क्या करेगा? किल करेगा। माइक्रोब्स को किल करेगा, एज वेल एज वेजिटेटिव एज वेल एज देयर स्पोर्स। खुद को, माइक्रोब्स को और उनके अंडों तक को भी नष्ट कर देगा। कौन? फॉर्मेलिन गैस। क्लियर बच्चों? दूसरा, क्या चीज? वो अलग टेक्निक है बेटा, वो अपन हॉट एयर ओवन वगैरह यूज करते हैं उसमें। दूसरा अगर बात करें अपन, सल्फर कौन सा? 220 ग्राम क्या लें? सल्फर डाइऑक्साइड लें। क्लियर? और इसमें क्या मिलाएं? स्प्रिट या वाटर। और ये क्यों मिलाते हैं? एक क्वेश्चन बने तो आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड में स्प्रिट या वाटर क्यों मिलाते हैं? तो टू डिक्रीज बर्निंग सेंसेशन बाय स्प्रिट, सॉरी बाय सल्फर गैस। मेरी बात समझ, सल्फर का भी यूज करेंगे अपन। 220 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, स्प्रिट, उसके अंदर क्या मिलाएंगे? स्प्रिट और वाटर। क्यों मिलाते हैं? स्प्रिट मिलाओ या वाटर मिलाओ, क्यों? ताकि जो सल्फर गैस है, सल्फर को जब आप इसको फॉगिंग करेंगे तो क्या बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये एंटी माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स को किल करती है, लेकिन साथ में आंखों में क्या करती है? बर्निंग सेंसेशन पैदा करती है। तो उस बर्निंग सेंसेशन को रिड्यूस करने के लिए अपन सल्फर के साथ क्या मिलाते हैं? वाटर या स्प्रिट यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? और ये भी बेटा ओटी, आईसीयू, आपका प्राइवेट, आपके आइसोलेशन रूम, ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, आरिबास में, इन सब को स्टराइल करने के काम आती कौन सी? सल्फर गैस। क्लियर? ये गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, फॉगिंग मशीन में डालते हैं, फिर इनसे क्या बनाते हैं? गैसेस बनाते हैं। वो गैसेस पूरे एरिया में पैक करके रखते हैं और ये पूरे एरिया को क्या करती है? स्टरलाइज करती है। तो नेक्स्ट कौन सी है आपकी? कौन सी? सल्फर। इज इट क्लियर और नॉट? अरे क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है? एक नई और आई है आजकल बहुत फेमस, कौन सी? ईटीओ का नाम सुना है? इथाइलिन ट्राइऑक्साइड। बहुत ये न्यूअर, ये भी गैस है, ये न्यूअर टेक्निक है बेटा। गेट माय पॉइंट? और इस टेक्निक के द्वारा प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड गोज जो पीस होते हैं ना, उनको स्टराइल करते हैं बेटा। प्लास्टिक आर्टिकल और गोज पीस को अपन स्टराइल करते हैं बेटा। हर बस में प्लास्टिक आर्टिकल और गोज पीस को अपन इथाइलिन ट्राइऑक्साइड के द्वारा स्टराइल करते हैं। और स्टराइल करने के बाद कितने साल तक? 1 ईयर तक अपन इसको स्टोर करके रख सकते हैं। पैक करके कितने साल तक? 1 ईयर तक। फॉर एग्जाम्पल एम्बू बैग वगैरह देखा होगा आपने, अगर देखा होगा एम्बू बैग काम नहीं आ रहा तो एक पूरा उसको एम्बू बैग और पूरे वेंटिलेटर सर्किट को, उसको सारे को स्टराइल करके एक थैली में बिल्कुल स्टराइल करके पैक करके रखते हैं, डेट डाल के 1 साल तक यूज किया जा सकता है। तो उससे किससे? अपन इथाइलिन ट्राइऑक्साइड से, प्लास्टिक आर्टिकल और गोज पीस वगैरह स्टराइल करने में। ये न्यूअर टेक्निक है बेटा, ईटीयू, इथाइलिन ट्राइऑक्साइड। क्लियर है? इसमें जैसे प्लास्टिक का कैनला वगैरह है तो 25 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन, जैसे प्लास्टिक आइटम है तो इसको स्टराइल करने के लिए टेम्परेचर कितना? 25 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज करना है। ज्यादा अगर गर्म करोगे तो क्या होगा? पिघल जाएगी प्लास्टिक, इसलिए लो टेम्परेचर पे अपन। क्लियर बच्चों? क्लियर है? आपका ये फॉगिंग गैस के तौर पे अपन किसका? स्लाइसिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं ईटीओ के द्वारा। कोई डाउट है?
क्लियर बच्चों? एक और फेमस कौन सी? इक्कोसिल्ड का नाम सुना है? इक्कोसिल्ड, इक्कोसिल्ड का स्टाइलेशन एक्शन विद इन 15 से 20-30 मिनट के अंदर हो जाता बेटा। मात्र कितने मिनट में? 15 से 30 मिनट में आपका स्टाइल हो जाते हैं। और इक्कोसिल्ड जो ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी, प्राइवेट जो रूम है, आइसोलेशन रूम है, उनको स्टाइल करने के काम आता है, उनके आर्टिकल्स वगैरह। इटीओ आपका कौन सा? इक्कोसिल्ड। कौन सा? इक्कोसिल्ड। इसकी बकायदा लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर फोगिंग के तरफ अपन गैस, वोलेटाइल गैसेज है, फोगिंग मशीन के द्वारा अपन गैस के तौर पे यूज कर सकते हैं इनको। कोई डाउट है बच्चों? चले आगे। नेक्स्ट एक आता बेटा, ये तो हो गया गैस बेटा। फिर अपन ने बात करी ऑटोक्लेव की। ऑटोक्लेव की खोज किसने करी थी? मशीन की, चार्ल्स चैम्बरलेन ने। और टेक्निक किसने बताई थी? लुईस पास्चर ने। वो सारा का सारा ध्यान रखा। और हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूजेबल मेथड कौन सा है? ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव मैक्सिमम कितने दिन चलता है? 3 दिन। ये ध्यान रखना। ऑटोक्लेव की गई आर्टिकल कितने दिन के अंदर अंदर? 3 डेज में यूज कर ले वहां पर, वरना यूज नहीं हुआ तो री क्या कराएं? ऑटोक्लेव कराएं। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा एक फेमस और बेटा, हॉट एयर ओवन। कौन सा? हॉट एयर ओवन। क्या है हॉट एयर ओवन? वेरी वेरी हॉट ओवन बेटा। इसमें टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड। 1000 नहीं बे मारेगा क्या? 1000 में तो लोहा ही पिघल जाएगा। 160 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितनी देर तक अपन हॉट एयर में? 1 आवर तक। ड्राई हीट मेथड पे काम करता है ये। टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड, टाइम 1 आवर तक। कितने आवर तक? 1 आवर तक आपको टाइम यूज करना बेटा। क्लियर है? इसका जो यूज किया जाता है वो शार्प पार्टिकल्स को स्ट्राइल करने में। किनको? जैसे लंबर पंक्चर निडल हो गई, बायोप्सी निडल वगैरह हो गई, आपका शार्प पार्टिकल्स हो गया। ग्लास वेयर, ग्लास के आर्टिकल जो होते हैं ना आपके, जैसे आपका वो स्लाइड वगैरह होती है, परकनली वगैरह होती है, उनको वैक्सीन को स्ट्राइल करने के लिए, वैक्सीन जो बनती है ना आपकी, ये आ गया वैक्सीन। इन सब में कौन सा? हॉट एयर। क्लियर बच्चों? ड्राई हीट मेथड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 160 डिग्री, टाइम 1 आवर्स। क्लियर है? शार्प पार्टिकल्स, लंबर पंक्चर निडल, ग्लास वेयर और वैक्सीन। हमारे पास में कौन सा? हॉट एयर ओवन का यूज करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? 1 आवर तक, 160 डिग्री सेंटीग्रेड 1 आवर तक। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक कोई डाउट है बच्चों? चलिएगा। अरे कोई डाउट है तो हॉट एयर, शार्प पार्टिकल्स आपका, ग्लास वेयर, वैक्सीन, लंबर पंक्चर निडल, टेम्परेचर 160 डिग्री, टाइम 1 आवर तक बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। एक और मेथड यूज होता है आपका, रेडिएशन मेथड। नाम सुना है? कौन सा मेथड? रेडिएशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी बेटा, थ्योरी पढ़ा रहा हूं, थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा यूज जो वेव होती है वो कौन सी होती है? गामा वेव। और यहां से हर बार नोट सेट में क्वेश्चन आता है रेडिएशन वेव्स के द्वारा आपकी। एक तो प्लास्टिक सिरिंज, ये जो आप डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करते हो ना, इनको बेस्ट ट्रायल किससे? तो रेडिएशन मेथड से। डिस्पोजेबल सिरिंज आजकल यूज एंड थ्रो है, लेकिन इनको भी आपको डिस्कार्ड करने से पहले रेडिएशन मेथड से अपन क्या करते हैं? ट्रायल करते हैं। फिर अपन प्लास्टिक है तो रिसाइकिल करके वापस रीयूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो आपका प्लास्टिक सिरिंज। क्लियर? अगर ये अवेलेबल नहीं है तो बॉइलिंग मेथड यूज करेंगे। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो क्या यूज करते हैं? फिर पहले किसकी? ग्लास की सिरिंज आती थी, तो पहले कौन सा मेथड यूज करते थे? बॉइलिंग मेथड। मिनिमम 30 मिनट तक। कितने मिनट तक? 30 मिनट। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आंसर क्या जाएगा? बॉइलिंग मेथड। अरे कौन सा मेथड? बॉइलिंग मेथड। नॉर्मल वाटर कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होता है। कितने पे बॉइल होता है? और जो सी वाटर है वो कितने पे बॉइल होता है? 96 डिग्री सेंटीग्रेड। समुद्री का जो खारा पानी वो कितने पे बॉइल हो जाता है? 96 पे ही। जबकि मीठा पानी जो होता है आपका, पीने का पानी जो नॉर्मल है, वो कितने पे? 100 डिग्री पे बॉइल होता है। फ्रीज पॉइंट कितना होता है? फ्रीज पॉइंट नॉर्मल वाटर का होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका जो सी वाटर है, समुद्री पानी है, खारा पानी, उसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए आपने देखा होगा कुल्फी बेचने वाले बर्फ के अंदर नमक मिला के रखते हैं ताकि 4 डिग्री पे फ्रीज रहे, ताकि जल्दी से बर्फ पिघले नहीं। ये ध्यान रखना, थोड़ा वेरिएशन होता है। क्लियर है? तो पहले प्लास्टिक सिरिंज की जगह, अब ये नहीं है तो आपको मिनिमम बॉइलिंग मेथड यूज करते हैं 30 मिनट तक। हालांकि आजकल ये बंद हो गया क्योंकि डिस्पोजेबल सिरिंज आती है, पर ध्यान रखना बेटा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा। तो आपका रेडिएशन मेथड, प्लास्टिक सिरिंज, आपकी निडल, स्काल्पल, शार्प इंस्ट्रूमेंट, आपका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैथेटर्स, ये सब किससे? रेडिएशन मेथड से स्टाइल किए जाते हैं। अरे किससे? रेडिएशन मेथड से। बिकॉज
निडल, स्काल्प और शार्प को अगर तुम क्या करोगे, बॉइलिंग करने से ये क्या हो जाते हैं, ब्लंट। अरे क्या हो जाते हैं, ब्लंट। ब्लंट का मतलब भोतरा। इसलिए कौन सा मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, शार्प इंस्ट्रूमेंट को स्टाइल करने में यूज नहीं लिया जाता है, बॉइलिंग मेथड। क्योंकि बॉइल करोगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, इनकी जो धार है, ब्लंटनेस है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस होगी, धार कम होगी हमारी पास में। इसलिए उनके लिए कौन सा, रेडिएशन मेथड या हॉट एयर। इसके अलावा एक फ्लेमिंग मेथड यूज होता है। कौन सा मेथड, फ्लेमिंग मतलब डायरेक्ट आंच पे, हमारे पास में फ्लेमिंग आर्टिकल्स को ट्राई करते हैं, जैसे वायर्स, गाइड पिंस, अरे गाइड वायर्स वगैरह आते हैं ना, इन वायर्स वगैरह को अपन किस में यूज कर सकते हैं, अपन फ्लेमिंग मेथड से। कौन से मेथड से, क्योंकि सिरिंज किससे, आपकी रेडिएशन मेथड से स्टाइल की जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट। हमारी बात में शार्प इंस्ट्रूमेंट्स भी बेस्ट आपका रेडिएशन मेथड से स्टाइल किए जाएंगे। अरे बोलो भाई, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। यहां तक को डाउट हो तो कमेंट कर दो भाई। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, क्लियर बच्चों। इसके अलावा स्टराइजेशन की और भी टेक्निक है, बॉइलिंग टेक्निक। बताओ अगर आपसे पूछे कि बॉइलिंग टेक्निक सबसे ज्यादा फिजिकल मेथड है, ये हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा टेक्निक, हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा टेक्निक कौन सी यूज ली जाती है, बॉइलिंग टेक्निक। घरेलू तौर पे हाउस होल्ड में आपका यानी घर पे डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा टेक्निक कौन सी यूज ली जाती है, बॉइलिंग, हर चीज को बाल के। इसके अलावा कुछ केमिकल मेथड भी आपके स्टरलाइजेशन के बेटा। केमिकल मेथड में देखिएगा सबसे फेमस है बेटा, हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूजेबल, हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूजेबल डिसइंफेक्टेंट। जल्दी कमेंट कीजिएगा, मेरा क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूजेबल डिसइंफेक्टेंट बताइए। यस, कौन सा बेटा, बीटाडीन। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूजेबल एंटीसेप्टिक कौन सी है, एंटीसेप्टिक कौन सी है, बीटाडीन। बीटाडीन में क्या आता है, बीटाडीन के अंदर सॉल्यूशन आता है बेटा पोविडीन आयोडीन, और इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर की आती है, ध्यान रखना। हमारे पास में 1 लीटर 500 ml 250 ml 100 ml अलग अलग पैकिंग आती है इसकी। हमारे पास में इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो 2.5% आती है। 2% 5% जो बीटाडीन आती है बेटा, ये किस में, तो बेटा माउथ केयर में काम आती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कभी किए इससे गार्गल्स, माउथ केयर हो गए ना, गार्गल्स वगैरह आती है, या ये 2.5% जो आती है ना, उसको अंदर अपन क्या करते हैं, थोड़ा एनएस मिलाते हैं और फिर गोज पीस करके अनकॉन्शियस जो पेशेंट होते हैं ना आईसीयू वगैरह में, उनका माउथ केयर करने में काम आती है बीटाडीन। तो ये 2.5% वो किस में काम आती है। इसके अलावा 5% बीटाडीन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रेसिंग में काम आती है। और हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूजेबली कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आ चुका है नोट सेट में, नोट सेट में क्वेश्चन आ चुका है कि हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा कितना, दो 5% बीटाडीन यूज ली जाती है। नजर क्लियर और नॉट। इसके अलावा 7.5 to 10% बीटाडीन भी आती है, और ये बीटाडीन किसको बेटा, सर्जिकल हैंड वॉशिंग के काम आती है। ये कौन सी वाली, 7.5 से 10% जो बीटाडीन आती है वो किसमें काम आती है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग में, पोविडीन आयोडीन है। क्लियर बच्चों। इसके अलावा बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियली तौर पे ये जो 5% है बेटा, ये सीयूपी केयर के काम में आती है इनिशियली। अरे कब है, सीयूपी केयर में। बाद में किससे करते हैं सीयूपी केयर, स्पिरिट्स, स्पिरिट पढ़ेंगे अभी क्या होती है। इनिशियली तौर पे जब आप लगाते हो क्या, अरे क्या सीयूपी लगाते हो, तो इनिशियली तौर पे किससे क्लीन करता है, बीटाडीन से। सर्जिकल साइड को प्रिपेयर करने में काम आती है बीटाडीन। सर्जिकल साइड को क्या प्रिपरेशन में काम आती है। वैसे सीयूपी में बेस्ट केयर किससे होती है, स्पिरिट से। आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल तौर पे स्टार्टिंग के 1-2 दिन तक वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पुलिस केयर में काम आती है, पुलिस केयर में। फिर उसके बाद में कौन यूज ली जाती है, नॉर्मल स्लाइन इनिशियली केयर में। फिर बाद में क्या होती है, इसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, तो बीटाडीन बहुत है। इसके अलावा ट्रेकोस्टोमी केयर में इनिशियली तौर पे काम में ली जाती है। उसके बाद फिर कौन आ जाती है, आपका पेट्रोलियम जेली गोज पीस। तो इनिशियल तौर पे काफी जगह काम में आती है कौन, बीटाडीन। ड्रेसिंग करने के काम आती है, बहुत काम की चीज है। बीटाडीन को हल्के में ना ले बेटा, पोविडीन आयोडीन आता है बेटा, आयोडीन का मिक्सर होता है। तर बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद आ जाओ बेटा स्प्रिट। स्प्रिट में क्या होता है बेटा,
आइसोप्रोपिल एल्कोहल, और कितने परसेंट होता है भाई? 70। स्प्रिट में कितने परसेंट है? 70% क्या होता है? एल्कोहल होता है। एक क्वेश्चन आ चुका है एक बार बेटा। अच्छा क्लियर और नॉन बेटा? क्लियर बच्चों? और ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक डिसइंफेक्टेंट है। क्विक डिसइंफेक्टेंट लाइक स्किन को या कोई आर्टिकल है उनको तुरंत आपको डिसइंफेक्टेंट करना है, तो तुरंत कौन करता है? स्क्रीन। इसके अलावा आपका बेटा बीपी कप एंड स्टेथोस्कोप को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सीयूपी केयर में भी ये यूज लिया जाता है आजकल स्प्रिट। सीयूपी केयर में भी बेस्ट क्या मानते हैं? नॉर्थ एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग सीयूपी केयर करनी है तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग बेस्ट क्या रहता है? एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग स्प्रिट। वहां की जो हेल्थ केयर टीम है वो स्प्रिट को प्रमोट करती है। कोई डाउट है? इसके अलावा आपके जो स्प्रिट के वगैरह के आपके जो कैथेटर के केप है, कैनुला के केप है, वो भी कहाँ रखे जाते हैं? स्प्रिट में रखे जाते हैं ना। क्लियर है? कैथेटर केप और कौन सा? कैनुला केप। हर बात में इन सबको भी कहाँ रखा जाता है? स्प्रिट के अंदर। 70% आइसोप्रोपिल। ये क्विक डिसइंफेक्टेंट है बेटा। बीपी का और स्टेथोस्कोप को इंस्टॉल करने में, सीयूपी केयर में कैथेटर केप और कैनुला वगैरह को आपको स्प्रिट आइसोप्रोपिल एल्कोहल 70% एल्कोहल आता बेटा। मतलब क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है बच्चों? आगे बढ़े। नेक्स्ट एक और फेमस है सेवलॉन। क्या था इसमें? सेवलॉन में है क्लोरेक्सिडिन प्लस सिट्रेमाइड, दोनों आते हैं बेटा। क्लोरेक्सिडिन और क्या आते हैं? सिट्रेमाइड, दोनों का मिक्सन आता है किसमें? सेवलॉन में। सेवलॉन का नाम सुना होगा आपके, हॉस्पिटल में काफी यूज होती है सेवलॉन। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? और बताओ इसका यूज कहां आता है सेवलॉन का? जल्दी कमेंट कीजिएगा, सेवलॉन कहां यूज आती है? यस, थर्मोमीटर डिसइंफेक्टेंट में। थर्मोमीटर को क्या करना है? डिसइंफेक्ट करना। तो कितना रेशियो यूज लेंगे? मेरा क्वेश्चन ये 1:20। थर्मोमीटर को अगर आपको डिसइंफेक्टेड करना है तो कितना रेशियो यूज करना है? सेवलॉन का 120। और अगर आपको स्किन प्रिपेयर करनी है सर्जरी से पहले, सर्जिकल स्किन प्रिपरेशन या आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करना है, कोई भी आर्टिकल, तो वहां रेशियो 1:100 का रहेगा बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर्जरी करनी है, सर्जरी करने से पहले स्किन को प्रिपेयर करना तो या कोई आर्टिकल्स है उसको डिसइंफेक्ट करना, तो रेशियो कितना रहेगा? 1:100 का। जबकि अगर आपको थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट करना है तो 1:20 का। और मिनिमम कितने मिनट तक? 5 मिनट तक आपको डिसइंफेक्ट करना है। जैसे आपका थर्मोमीटर को क्लोरेक्सिडिन और सिट्रेमाइड का कॉम्बो आता है सेवलॉन बेटा। अजर क्लियर और नॉट? क्लियर बच्चों? और एक फेमस कौन सा? 2% कौन? 2% ग्लूटाल्डिहाइड केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। 2% ग्लूटाल्डिहाइड जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? साइडेक्स के नाम। कितने मिनट तक डिसइंफेक्ट करना है? 15 से 30 मिनट। कितने मिनट तक? 15 से 30 मिनट तक बेटा। क्लियर? 2%। ये बेटा HIV पेशेंट का आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करने में काम में लिया जा सकता है, ये भी। इसके अलावा कौन? लेरिंजोस्कोप, एंडोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप को, कोई भी आर्टिकल, चाहे शार्प हो, चाहे रबड़ हो, चाहे प्लास्टिक हो, किसी को भी अपन इंस्टॉल करने के काम में लिया जा सकता है 15 से 20 मिनट तक। और साइडेक्स को कितना बेटा? एवरी 28 डेज में क्या करें? चेंज करें। कई जगह 14 दिन रहेगा। आई एम नॉट एग्री विद इट। दिस राइट आंसर इज 28 डेज। को डाउट है? फिर इसमें अलग अलग रेशनल देते हैं कि वाटर सोल्यूबल आता है नहीं आता। 28 दिन पे चेंज करते हैं एम्स में। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? HIV पेशेंट का आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करने में, इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एंडोस्कोप और ब्रोंकोस्कोप वगैरह को डिसइंफेक्ट करने में 2% ग्लूटाल्डिहाइड का योगदान आता है बेटा। को डाउट है? यहां तक को डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा। चले आगे। एक और फेमस कौन सा? H2O2। याद करो, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हर बात में वुंड केयर में काम लेते हैं H2O2। देखा कभी? वुंड को क्लीन करने में काम में लिया जाता है। हर बात में
और बताइए कहां पे, ईयर इरिगेशन में काम में लेता है। यस, H2O2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ब्लड स्टेन को रिमूव करने में। कोई आर्टिकल्स है या जो आपकी लिनिन वगैरह उसमें ब्लड लग गया तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सा यूज करते हैं अपन, H2O2। झाग सा बनाता है ना ये, घाव पे डालोगे तो झाग सा बनाता है ये H2O2। और अगर आप इसको क्या ले लो, हाथ में ले लो, तो हाथ को सफेद सफेद कर देगा, जैसे चमड़ी जला देता ना, वैसे जैसे फ्रस्ट बाइट होती ना उस तरह प्रोड्यूस करता है। तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड वुंड केयर में, ईयर इरिगेशन में, ब्लड स्टेन में रिमूव करने में। और बताओ, माउथ केयर में यूज किया जा सकता है इफ रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मुंह में अगर इन्फेक्शन का खतरा है तो वहां पे, और वहां रेशियो रहेगा 1:8 के रेशियो में। माउथ केयर में ये H2O2 यूज लिया जाता है, और किस रेशियो में, 1:8 के रेशियो में। क्लियर है। वुंड केयर में, ईयर इरिगेशन में, ब्लड स्टेन रिमूवल के अंदर कौन सा यूज लिया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर डायरेक्ट स्किन को टच करे तो स्किन कैसी हो जाती है, व्हाइट बर्निंग टाइप में, फ्रॉस्ट बाइट होता है ना सफेद सफेद, वैसा हो जाती है। कोई डाउट है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है H2O2 का। नेक्स्ट, चले आगे, एक और बहुत केमिकल डिसइंफेक्टेंट, कौन सा, 1% कौन सा, हाइपोक्लोराइड या हाइपोक्लोरिक एसिड। तर बच्चों, HIV एंड COVID-19 पेशेंट के आर्टिकल को क्या करने में, डिसइंफेक्ट करने में। COVID-19 और किसमें, HIV मरीजों में ब्लड लग गया, उस आर्टिकल को HIV मरीज जो यूज करते हैं यूटेंसिल्स लाइक कटोरी, बर्तन, चम्मच यूज करें, उनको केयर करने में किसका, आपका। क्लियर बच्चों। इसके अलावा मरकरी फॉल हो गई कहां पे, ग्राउंड पे, तो फ्लोर को क्या करने में, मूविंग अप करने में। चले आगे, इसके अलावा कौन सी बेटा, 5% फिनॉल। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा मूविंग अप में कौन सी काम में ली जाती है, हॉस्पिटल में पोछा मारने में सबसे ज्यादा काम कौन सी ली जाती है, 5% फिनॉल। इसके अलावा मरकरी अगर गिर गई है तो मरकरी को आपको रिमूव करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, लाइनिंग बनानी है। आरीबास में एक आपका ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल है वो लगा देना है, लाइनिंग बनानी है, फिर उसके ऊपर टिश्यू पेपर डालना है आरीबास में, फिर उसको क्या करना है, अपने को कलेक्ट करना है, उसके बाद इससे 1% हाइपोक्लोरिक एसिड डालना है, उससे क्लीन करना, और फिर लास्ट में किससे, फिनॉल से पोछा लगाते हैं। अरे किससे, फिनॉल से। तो ये ध्यान रखना, हाइपोक्लोरिक एसिड वगैरह और फिनॉल वगैरह का यूज आपका। चले आगे, और फिनॉल में साल्ट कौन सा होता है, कार्बोलिक एसिड। साल्ट कौन सा होता है, 1:100 के रेशियो में आता है। अगर आपसे पूछे कि फिनॉल में आपका वेरी इंपॉर्टेंट साल्ट कौन सा, तो कार्बोलिक एसिड 1:100 के रेशियो में आता है। क्लियर बच्चों। एक और आपका कौन सा, अरे कौन सा बच्चों, एक और चीज बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमनोफोर, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं अपन कौन सी, लाल दवा। हमारे पास में पोटेशियम परमैंगनेट, केमनोफोर। बताओ कहां कहां यूज आता है, तो वाटर डिसइंफेक्टेंट में, कहां का यूज आता है, ये वाटर डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज आता है। और यस बेटा, ओरल केयर, माउथ केयर में काम आता है। क्या रेशियो रहेगा, 1:5000, 1:5000 के रेशियो में ओरल केयर में काम में लिया जाता है H2O2। को डाउट है, सॉरी H2O2 नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट, केमनोफोर। क्लियर बच्चों। और कहां पे, सेम कोलन इरिगेशन में भी काम में आता है ये। कोलन इरिगेशन और माउथ केयर दोनों में रेशियो क्या रहेगा, 1:5000 कोलन इरिगेशन में। इसके अलावा ब्लेडर इरिगेशन करना आपको, अरे क्या करना है, ब्लेडर इरिगेशन। तो ब्लेडर इरिगेशन के अंदर भी वेरी इंपोर्टेंट 1:10,000 के रेशियो में काम में आता है। ब्लेडर इरिगेशन में किस रेशियो में काम आता है, 1:10,000 के में। और ओरल केयर और कोलन इरिगेशन के अंदर कितने रेशियो में काम आता है, 1000, 5000, 1:5000 के रेशियो में। कौन, अरे कौन आपका, केमेनोफोर। थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना बेटा, क्लियर और नोट।
चले आगे, एक और फेमस लाइसोल, नाम सुना है लाइसोल, किसको? थर्मोमीटर को डिसइंफेक्ट करने में काम आता है। रेशियो क्या रहेगा? 1:40। अरे क्या रेशियो रहेगा? इसके अलावा मैकिटोस वगैरह को, मैकिटोस वगैरह को भी कितने रेशियो में? 1:40 के रेशियो में डिसइंफेक्ट करने में काम आता बेटा। कौन? लाइसोल। लाइसोल भी तो बहुत फेमस है बेटा, क्लियर है? चले आगे, मैकिटोन्स हो गया। इसके अलावा आपकी रबड़ सीट है, कोई कौन सी सीट? रबड़ सीट है, मैकिटोस है, थर्मोमीटर है, इन सबको डिसइंफेक्टेड करने में 1:40 के रेशियो में। हमारे पास में और कोई डाउट है? और फ्लोर को आपको डिसइंफेक्टेड करना लाइसोल से, तो रेशियो रहेगा 1:100 का। लाइसोल के पोछे लगाए जाते हैं ना यार, फ्लोर को डिसइंफेक्ट करने के लिए लाइसोल का यूज करते हैं 1:100 के रेशियो में। नेक्स्ट एक और फेमस है, कौन सा बताओ? कौन सा? यूसोल, नाम सुना है? यूसोल। यूसोल में 12.5 ग्राम तो क्या आता है? ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा पाउडर? प्लस 12.5 ग्राम ही क्या होता है? बोरिक एसिड। इन दोनों को किस में मिक्स करते हैं? 100 ml वाटर में, और जो सॉल्यूशन तैयार होता है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? यूसोल। 12.5 ग्राम तो ब्लीचिंग पाउडर और 12.5 ग्राम क्या? बोरिक एसिड, और 100 ml NS में अपन 100 ml वाटर में इसको रेडी करते हैं आरिबास में। और इसका जो यूज किया जाता है, बताओ कहां पे यूज होता है यूसोल का? जल्दी कमेंट कीजिएगा। यूसोल बहुत फेमस है बेटा, बताइए जल्दी से। कहीं पे भी जहां ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, किसका? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक सुडोमोनास। अरे कौन सा? सुडोमोनास, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वहां पे कहीं पे इन्फेक्शन हो तो उस एरिया को क्लीन करने में काम में लिया जाता। कौन सा? यूसोल। को डाउट है? सुडोमोनास जो कि कैसा बेटा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और एक कैसी पस बनाता है? ग्रीन पस। बर्न के पेशेंट में यही होता है, बर्न के पेशेंट में जो ग्रीन पस बनती है। इसके अलावा सीओपीडी वगैरह में, आपका निमोनिया में जो ग्रीन कलर का जो सिक्रेशन या पस बनती है वो कौन कराता है? सुडोमोनास का। हमारे पास में इसके अलावा आपका वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेप, उसके लिए भी जिम्मेदार कारण कौन है? सुडोमोनास। क्लियर है? एडमिट होने के कितने आवर्स बाद, कितने डेज बाद में? 2 डेज आफ्टर। आपका हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है आपका 2 डेज आफ्टर, तो वहां पे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। और मोस्टली ये जो डायग्नोस होता है 5 से 6 दिन पे। कोई पेशेंट एडमिट हुआ, आईसीयू में इंटुबेट करना पड़ा, तो इंटुबेट करने के 5 से 6 दिन बाद किसका अगर उसको इन्फेक्शन हुआ वेंटिलेटर से, तो कौन सा होता है? सुडोमोनास। और इस सुडोमोनास की वजह से कौन सा? ग्रीन कलर की पस बनती है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के लिए सबसे मेन कारण जिम्मेदार कौन है? सुडोमोनास। इसके अलावा आपके जो बर्न वाले पेशेंट में ग्रीन कलर की पस बनती है ना, उसके लिए भी कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन जिम्मेदार है? सुडोमोनास। को डाउट है? वेंटिलेटर। इसके लिए अपन कौन सा बाल कल्चर करते हैं अपन? इसको डायग्नोस करने के लिए ब्रोंकियो एलुलार लावेज। और ब्रोंकियो एलुलार लावेज के लिए 18 गोज वाला कैथेटर, सक्शन कैथेटर यूज करते हैं बेटा, रेड कलर का, और साथ में म्यूकस एक्सट्रैक्टर होता है हमारे पास में। इसका वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के अंदर इंजेक्शन जोसिन वगैरह 4.5 ग्राम मर्दानी इंजेक्शन कोलिस्टीन 1 लाख इंटरेक्शन यूनिट आपका किस तौर पे? आपका नेबुलाइज भी कराते हैं और आईवी भी दे सकते हैं इसको 100 ml में। इसके अलावा इंजेक्शन मेरोपेनम, नाम सुना है? ये वगैरह यूज करते हैं। इंजेक्शन जोसिन, सेफोसाल्बेक्टम वगैरह हमारे पास में, कोलिस्टीन और मेरोपेनम वगैरह यूज करते हैं इसके मैनेजमेंट में। क्लियर है? आपका वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से बचाना है तो आपको क्या करना है? सबसे बेस्ट तरीका हैंड हाइजीन। जितना हैंड हाइजीन अच्छा यूज होगा, स्टाइल ग्लव्स टेक्निक यूज करोगे, उतना ही वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से बचा रहेगा पेशेंट। कोई डाउट है? क्लोज सक्शन वगैरह का यूज करें ऐसे पेशेंट में, ताकि बार बार ओपन सक्शन नहीं करना पड़े और वेप नहीं हो। ऐसे क्लियर और नोट? ये मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी, किस रिलेटेड? स्टरलाइजेशन से रिलेटेड बेटा। कोई डाउट है? अरे बोलो भाई। तो ये अपने कुछ डिसइंफेक्टेंट पढ़े और उनके बारे में जानकारी ली बेटा। नेक्स्ट आइए बच्चों, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
अब अपन डिस्कस करते हैं, थ्योरी पढ़ा रहा हूं फिर क्वेश्चन कराऊंगा। इमरजेंसी ड्रग्स, क्या चीज, ये यूसेल वगैरह आजकल तो वो आता है, हाँ ईटीओ वगैरह वाला वो आता है ना आपका एडवर्टाइजमेंट, उससे यूज करते हैं अपन। उसका नाम क्या है, इकोसिल्ड, इकोसिल्ड आता है। नेक्स्ट चलेगा, कुछ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कुछ ड्रग है जिनकी खासियत पढ़ेंगे बेटा अपन, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे, ये देखिएगा बेटा। चलेगा, ये जो आपको इमेज दिखाई गई, इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए और अपन यहां पे पर डिस्कस करेंगे कैसे कैसे यूज करते हैं। थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक की गरिमा को समझे आप। यस चलेगा बेटा, देखिएगा ये जो आपको इमेज दिखाई बेटा स्नेक विनोम है, एंटी स्नेक विनोम है। एंटी स्नेक विनोम है, इंडियन कोबरा, वाइपर, कॉमन कैरेट वगैरह में यूज किया जाता है। बताओ आपका जो कोबरा बाइट करता है वो कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक, अरे कैसा होता है, और वाइपर बाइट सबसे जहरीला साहब वाइपर ही होता है हमारे पास में, ये कैसा होता है, हीमोटॉक्सिक। तो चाहे न्यूरोटॉक्सिक हो चाहे हीमोटॉक्सिक हो, उसको तुरंत अपन एंटीडोट के तौर पर क्या किया जाता है, एंटी स्नेक विनोम। और ये किस में प्रिपेयर किया जाता है, हॉर्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करते हैं, सांप का जहर किस में डालते हैं, हॉर्स में, और हॉर्स उसके खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडी। उस एंटीबॉडी से क्या तैयार किया जाता है, आरिवास में। क्लियर बच्चों, आरिवास में। और इसकी चाहे अडल्ट हो चाहे बच्चा हो, 10 से 15 वाइल्ड दी जाती है आरलियानस में मिक्स करके। चले आगे, आरिवास में। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, एंटीबॉडी है तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कर सकती है, और एनाफिलेक्टिक रिएक्शन कर सकती है तो हमेशा क्या तैयार रखें, एड्रीनलिन तैयार रखें, एंटी स्नेक विनोम आरिवास में। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसके अलावा जिन लोगों को बेटा पॉइजनिंग होती है, लाइक स्नेक वगैरह, स्नेक बाइट होता है ना, तो स्नेक क्या करता है बेटा, स्नेक जो पॉइजन है ना, सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। स्नेक जो पॉइजन है वो बेटा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीएनएस पे अटैक करता है। किस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सीएनएस में किसका डिस्ट्रक्शन करता है, एसिटाइलकोलिन का। अबे किसका डिस्ट्रक्शन करता है, एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रक्शन होगा तो बॉडी में मेजर न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, एसिटाइलकोलिन ही है। एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रक्ट होगा तो नर्व ट्रांसमिशन एकदम क्या हो जाएगा, जाम। तो इसको मैनेज करने, प्लस ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ट रेट को भी कम करता है। तो स्नेक बाइट में हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एट्रोपिन। क्या यूज करते हैं, हालांकि एट्रोपिन एसिटाइलकोलिन को और डिस्ट्रक्ट करेगा, लेकिन हार्ट रेट भी तो कम हो रही है, तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए एट्रोपिन यूज करते हैं। और एट्रोपिन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आपका इन्फिरवाल एमआई में ड्रग ऑफ चॉइस है, मशरूम पॉइजनिंग आपकी आरिबास में, फिनोल पॉइजनिंग आपकी, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग आरिबास में, ओपोइड टॉक्सिसिटी वगैरह में इसमें काफी जगह यूज लिया जाता है इसका, किसका, आरिबास में। और आपको इन्फिरवाल एमआई है, सीपीआर चल रहा है तो 3 mg मैक्सिमम आप डोज दे सकते हैं। ये सारा का सारा इसका खानदानी डाटा अपन ने निकाल लिया तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो आपका एट्रोपिन प्लस बेटा अगर आपको क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्नेक बाइट है तो एसिटाइलकोलिन डिस्ट्रक्ट हो रहा है, तो बॉडी में नर्व ट्रांसफर होगा तो बाहर से एसिटाइलकोलिन दे दो तो क्या, नियोस्टेगमाइन 0.5 mg अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम शुड बी एडमिनिस्टर्ड फॉर न्यूरोटॉक्सिक एनिमेशन। न्यूरोटॉक्सिक कौन सा होता है, कोबरा। कोबरा कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक। तो अगर कोबरा ने बाइट किया तो आपका क्या करेगा, वो एसिटाइलकोलिन को क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट। नियोस्टेगमाइन कैसी है, कोलिनर्जिक। अरे कौन सी ड्रग है, कोलिनर्जिक ड्रग है, यानी एसिटाइलकोलिन है खुद ही। और ये कोबरा बाइट किसको डिस्ट्रक्ट कर रहा है, एसिटाइलकोलिन को क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्ट। तो अपन क्या कर दो, एसिटाइलकोलिन को बढ़ा दो बॉडी में, तो क्या दोगे, नियोस्टेगमाइन। नियोस्टेगमाइन देंगे तो कोलिनर्जिक एक्शन रहेगा, एसिटाइलकोलिन को बढ़ाएगा ताकि आपका न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ना आए कोबरा बाइट का। प्लस ये हार्ट रेट को क्या करती है, कम, पैरासिम्पैथेटिक का काम करती है। तो हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए अपन क्या देते हैं, एट्रोपिन। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इलाज में अपन इसका यूज नियोस्टेगमाइन, फिजियोस्टेगमाइन एंटीडोट होते हैं किसके, एट्रोपिन के। लेकिन यहाँ मजबूरी है, पेशेंट को बचाने के लिए दोनों साथ देना पड़ेगा। अरे कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा अपन क्या दे सकते हैं, एंटीविनोम इंजेक्शन, एंटीबॉडीज आती है जो हॉर्स में प्रिपेयर की जाती है। इज इट क्लियर और नॉट, ये तो बात होगी इसके बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन एक फेमस ड्रग है बेटा, नोरेट, दिस इज द इमरजेंसी ड्रग, एनोट्रोपिक ड्रग्स। नॉरएड्रेनालिन 2 mg का इंजेक्शन आता है आपका, नोरेडेडिया हमारे पास में। इसको डबल स्ट्रेन सिंगल स्ट्रेन बना के चलते हैं, जैसे 1 एम्पूल 50 ml एनएस में, या 2 एम्पूल 50 ml एनएस में, 8 mg हो गया, 8 mg 50 ml में, अकॉर्डिंग टू 4 पे 5 पे चलाते हो। नॉरएड्रेनालिन एड्रेनालिन इंक्रीज बेटा, बीपी वगैरह को बढ़ाने में काम आता है। ये बेटा पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्टर है, कैसा है, और सिंपैथेटिक का काम करता था, हार्ट रेट और वैसोकंस्ट्रिक्शन का आगे बीपी को बढ़ाता है नॉरएड्रेनालिन।
क्लियर है, कार्डियक कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका आता है एड्रेनालिन। यहां से क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, क्या चीज, एड्रेनालिन। 101% यहां से क्वेश्चन आएगा, कोई माई का लाल या कोई माई की लाली यहां से क्वेश्चन नहीं रोक सकते। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जो है बेटा ये हार्मोन भी है, सुनना, और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एड्रेनालिन वही है जो कहां से रिलीज होता है, एड्रेनल मेडुला से। कहां से रिलीज होता है, एड्रेनल मेडुला से एक हार्मोन बनता है, उसका नाम है कैटेकोलेमाइन। एड्रेनल मेडुला में एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिनको फियोक्रोमेसाइट सेल या क्रोमेपिन सेल बोलते हैं, अरे बात में, जो कि एक्टोडर्म से डेवलप होती है और एकमात्र बॉडी की ग्लैंड है एड्रेनल मेडुला, जो किससे डायरेक्ट नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल है। इसके द्वारा हार्मोन बनता है कैटेकोलेमाइन, कौन सा, एडीआर, नॉरएड्रेनालिन और डोपामाइन। तो ये नॉरेड एडीआर इसी की फैमिली के, कौन से, कैटेकोलेमाइन फैमिली के। क्लियर बच्चों, एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है, ये हार्मोन भी है एज वेल एज ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी। अब देखने का बेटा, और ये नॉरएड्रेनालिन का ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडीएसडी में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, याद आ रहा है, डेफिशिएंसी होती है, याद रहेगा नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आ चुका है कि एडीएसडी में किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। किसका डिसऑर्डर है ये, थॉट का के एक्टिविटी का, थॉट का ना बेवकूफों, अरे थॉट की, और थॉट के किस लेवल का, कंटेंट लेवल का। थॉट के किस लेवल का डिसऑर्डर है ये, कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर है। अरे बात में फाइनली आप कंटेंट पे कंक्लूजन, बार बार अपनी थॉट को बदलता रहता है, इसलिए बार बार थॉट बदलते, इसलिए अलग अलग एक्टिविटी करता है एडीएसडी। अरे बात में, और न्यूरोट्रांसमीटर किसकी कमी होती है, अरे किसकी, नॉरएड्रेनालिन की। याद रहेगा, ये इंजेक्शन आपका न्यूरोट्रांसमीटर भी और हार्मोन भी होता है, कौन, नॉरएड्रेनालिन। इज इट क्लियर और नॉट। अरे एडीएस, और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, यस, मिथाइल फेनिडेट, जो कि कैसा बेटा, सीएनएस स्टिमुलेंट है। इसके अलावा एक एंटीडोप ड्रग और आती है, बताओ कौन सी, वो भी यूज ली जा सकती है, एंटीडोप ड्रग। एंटीडोप मतलब डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है ना, खिलाड़ियों को पता है ना, डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है, नशे की दवाई देके दौड़ते तो कार्य क्षमता बढ़ जाती है, बताओ कौन सी, एंटीडोप, वो भी सीएनएस स्टिमुलेंट है। बहुत फेमस ड्रग है, अबे बेवकूफो, एम्फेटामाइन नाम सुना है, ये भी बहुत फेमस ड्रग है बेटा, ये भी सीएनएस स्टिमुलेंट है। अगर ये नहीं दे रखा मिथाइल फेनिडेट एडीएसडी में, तो फिर क्या जाएगा, अरे कौन सा, एम्फेटामाइन। इज इट क्लियर और नॉट। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। एड्रेनालिन के बारे में बात करें, एड्रेनालिन के बारे में जानिएगा, देखा बेटा, ये एड्रेनालिन बेटा फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है। कौन से रेस्पॉन्स, आपकी जब बेटा बीपी वगैरह काम आती है तो शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म काम करती है। जब आपकी बीपी क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, ब्रेडी क्या हो आपको, कार्डिया हो, हाइपोटेंशन हो, हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो, ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ जाए, हाइपोवोलेमिया हो, ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी खुद को कैसे बचाती है, तो जैसे आपकी बॉडी में हाइपोवोलेमिया होगा तो आपकी बॉडी का कंट्रोलर कौन आ रहा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को भी ब्लड कम मिलेगा, तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, किससे, एड्रेनल मेडुला से। और एड्रेनल मेडुला में कौन सी सेल पाई जाती है, फियोक्रोमोसाइट सेल, जिनको अपन क्रोमेपिन सेल भी बोलते हैं। और एकमात्र बॉडी की ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एड्रेनल मेडुला है, जो डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। ये फियोक्रोमोसाइट सेट क्या बनाती है, कैटेकोलेमाइन। कैटेकोलेमाइन, कैटेकोलेमाइन कौन होता है, एडीआर, जिसको एपिनेफ्रिन बोलते हैं अपन, नॉरएड्रेनालिन, जिसको नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं अपन, और तीसरी कौन होती है, डोपामाइन, जिसको पीआईएस बोलते हैं अपन। तीनों में कमांड, उसमें सबसे ज्यादा कौन होता है, एडीआर 80%। और ये कैसा हार्मोन है, अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एडीआर कैसा हार्मोन है, अमाइनो एसिड बेस्ड हार्मोन है, एडीआर, नॉरेड वगैरह, क्लियर, और डोपामाइन। और इन हार्मोन को कैटेकोलेमाइन या एनर्जिक हार्मोन बोलते हैं। जब आपकी बीपी कम होगी, सुनिएगा, तो हाइपोथैलेमस को भी ब्लड क्या मिलेगा, कम। हाइपोथैलेमस को ब्लड कम मिलेगा तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होकर किसको खींचेगा, एडीआर नॉरेड को रिलीज को बढ़ाएगा। एडीआर नॉरेड बेटा आपके ब्लड में आएंगे, ब्लड से घूमते घूमते किसके पास जाएंगे, हार्ट के पास। और हार्ट के अंदर जो सेल है ना,
उन पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, कौन से? अल्फा एडनर्जिक रिसेप्टर और कौन से? बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर। जिनको अपन बीटा रिसेप्टर बोलते हैं ना, उनका पूरा नाम है बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर। तो ये एडीआर, नोरेड, अल्फा और बीटा रिसेप्टर के थ्रू आपके हार्ट में एंटर करेंगे और हार्ट में एंटर करके किसके इन्फ्लक्स को बढ़ाएंगे? कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ाएंगे। कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ागा तो एक्टिन और कौन? मायोसिन के जो फाइबर है वो क्या होंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट बढ़ेगी तो कौन बढ़ेगा? कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगी? बीपी। तो इस तरह से अल्फा और बीटा रिसेप्टर के थ्रू, कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम इन्फ्लक्स को बढ़ाएंगे और हार्ट रेट को, बीपी को और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बीपी वगैरह क्या है? कम है। इस रेस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रेनल ग्लैंड। और मेन काम किसका? एड्रेनल मेडुला का। बीपी रेगुलेटरी ग्लैंड हो गई। अरे बस में लाइफ सेविंग ग्लैंड है ये। इस तरह से बेटा, वैसे ये जो अपन हार्मोन देते हैं वो भी ऐसे काम करते हैं। इंजेक्शन जो यूज करते हैं ना एड्रेनलिन, ये भी ऐसे ही काम करेगा। ये इंजेक्शन एड्रेनलिन आप दोगे, ये आपके ब्लड में जाएगा। ब्लड से कहां जाएगा? हार्ट में। और हार्ट में अल्फा और बीटा रिसेप्टर के थ्रू ये काम करेगा, हार्ट की सेल में एंटर करेगा और किसके इन्फ्लक्स को बढ़ाएगा? कैल्शियम को। कैल्शियम उस हार्ट की के अंदर जो एक्टिन और माइसिन के फाइबर है उनको क्या कराएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब हर हार्ट की सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट और बीपी बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तो ये इंजेक्शन एड्रेनलिन यूज किया जाता है और ये लाइफ सेविंग ड्रग है बेटा, इमरजेंसी ड्रग में WHO का कोडिंग। हर बात बच्चों, एड्रेनलिन जो अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी हर जगह यूज लेते, अगर आईवी या आईएम पर आप यूज कर रहे हो आरिबास में, तो इसका जो रेशियो है वो 1:1000 का आता है बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेशियो जो यूज होता है वो 1:1 यानी 1 mg आती है बेटा आरिबास में, और इसको अपन कितना 10 ml NS में डाइल्यूट करके यूज करते हैं। तो अगर बात करें तो 10 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज करते हैं इसको। 1 mg 10 ml में बेटा, तो रेशियो 1:1000 का रह जाता बेटा। कोई डाउट है? समझ रहे मेरी बात? अरे 1 mg कितने में है? 10 ml में। तो 1 ग्राम कितना हो गया? 1000 mg के बराबर। अगर माइक्रोग्राम में पूछो तो 10 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो आपका IVIM यूज किया जाता बेटा। क्लियर है? इसके अलावा ये कहाँ यूज आती है बेटा? इसके अलावा अब मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ एडीआर से रिलेटेड, आप देख लेना बेटा। एड्रेनलिन, इंजेक्शन एड्रेनलिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपका, बहुत फेमस ड्रग है बेटा एड्रेनलिन। पहली बात तो है बेटा ये सिंपैथेटोमिमेटिक है। मिमेटिक्स का मतलब बढ़ाने वाला, यानी किसकी तरह काम करती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है। अगर एड्रेनलिन का यूज करोगे आप तो ये इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज बीपी। पेरिफेरल को क्या करेगी? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। पेरिफेरल को क्या करेगी? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकस को क्या करेगी? डायलेट। ब्रोंकस को क्या करती है? डायलेट करती है। कौन? एडीआर। और ये बेटा एनाफाइलेटिक रिएक्शन में काम में ली जाती है। कौन सी? एडीआर। अब देखिएगा, अगर आईएम यूज करें तो रेशियो जो रहेगा, रेशियो से क्वेश्चन आता है 1:1000। और बात में अगर तुम आईवी यूज कर रहे हो बेटा, क्या यूज कर रहे हो? आरिबास में आईएम या सब क्यूटेनियस यूज कर रहे हो तो रेशियो रहेगा 1:1000। आरिबास में आईवी अगर यूज कर रहे हो तो 1:10,000 का रेशियो आता है। कितना रेशियो आता है? 1:10,000। डेंटल प्रोसेसर में आप यूज कर रहे हो इसको, अरे किसमें? तो रेशियो रहेगा बेटा 1:80,000 का। अरे कौन सा? डेंटल प्रोसेसर अगर कर रहे हो कहीं पे भी तो एड्रेनलिन यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आता तो 1:80 का या 1:80,000 का रेशियो यूज किया जाता है। यस, चले आगे बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक को डाउट है? अरे गौरी शंकर जो पढ़ा रहा हूं पढ़ ले बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद चले आगे। नेक्स्ट, डेंटल प्रोसेसर में 1:80 का रेशियो बेटा। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट आपका कौन सा? नेक्स्ट कौन सा? अगर आपको बेटा आपने बताओ लोकल एनेस्थेटिक के साथ यूज करते हैं, याद आ रहा है? कौन सा? इंजेक्शन लिग्नोक्वेन प्लस इंजेक्शन एडीआर आता है। लिग्नोक्वेन और एडीआर जो आता है ना, वो कंपनी जो मेड आता है वो 1:1000 आता है बेटा। कंपनी मेड जो आता है ना, इंजेक्शन 2% लिग्नोक्वेन प्लस इंजेक्शन एडीआर दोनों मिक्स आते हैं। अरे पास में क्यों मिलाते हैं लिग्नोक्वेन के साथ? वाई एडीआर मिक्स इन
लिग्नोक्वेन टू इंक्रीज पोटेंसी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। एक तो बेटा इस एनेस्थीसिया के इफेक्ट को बढ़ाता है, दूसरा ये कैसा है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये पेरिफेरल ब्लीडिंग को क्या करता है, ये कम करता है। और अब पेरिफेरल ब्लीडिंग को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। कौन? एडीआर। सर क्लियर और नॉट? तो एक तो क्या करता है, एडीआर और लिग्नोक्वेन को साथ देंगे तो ये लिग्नोक्वेन की पोटेंसी को, यानी पोटेंसी क्या, उसकी एनेस्थेटिक इफेक्ट को लाना, लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट, उसको लंबे समय तक रखेगा। दूसरा, आप सर्जरी कर रहे हो, मान लो यहां पे तुमने चीरा लगाना है, यहां पे लोकल एनेस्थेटिक दिया, तो ये पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर तो ब्लीडिंग को भी क्या करेगा, कम करेगा। और जो रेशियो आता है वो 1:1000 का आता है बेटा। क्लियर है? डेंटल प्रोसीजर में कितना, 1:80,000 का रेशियो। आईवी यूज 1:10,000 का और आईएम 1:10,000 का। अगर आपको बात करें एड्रेनालिन का यूज की बात करें अपन, इंजेक्शन एड्रेनालिन का, देखिएगा बेटा, यूजेस की बात करें अपन इंजेक्शन एड्रेनालिन की, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंजेक्शन एड्रेनालिन की यूजेस की बात करना सुनना चाहिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एड्रेनालिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमआई में यूज लिया जाता है, किसमें, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, हार्ट फेलियर में, आरबास में, वेरी इंपॉर्टेंट। सक्शनिंग के दौरान इसका यूज लिया जाता है, वाई, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। याद कर रहे हैं, सीपीआर वगैरह में इसका यूज होता ही होता है आपका एडीआर का। चले आगे, टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इसका अपन एडीआर का गोज पीस से ड्रेसिंग करते हैं कि नहीं करते, ब्लीडिंग को कम करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है इसलिए। और बताइए कहां पे, एमआई हार्ट फेलियर वगैरह में यूज होता है, और कहां पे यूज होता है एडीआर, ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, एनाफाइलेटिक रिएक्शन में। एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो कि कैसा है बेटा, टाइप फर्स्ट हाइपोसेंसिटिव रिएक्शन होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इमीडिएट रिएक्शन। एनाफाइलेटिक रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, टाइप फर्स्ट हाइपोसेंसिटिव रिएक्शन और इमीडिएट रिएक्शन होती है, और दिस इज मीडिएट बाय कौन सा, आईजी एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी की तरह, और इसका एग्जांपल है कौन सा, अस्थमा। और बताइए, स्किन एलर्जी, और यस वो अपन ब्लीडिंग में, नोज ब्लीडिंग वगैरह में पैकिंग में काम ले सकते हैं इसका, यस। अस्थमा में, स्किन एलर्जी में यूज ली जाती है बेटा, एनाफाइलेटिक रिएक्शन में यूज ली जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इसके अलावा किसी को बेटा पेनिसिलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, पेनिसिलिन से एलर्जी है, पेनिसिलिन की एएसटी करते हैं। एक पेशेंट मैंने खुद देखा हुआ है, पेनिसिलिन की एएसटी करी केवल, इंजेक्शन पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन आपका जो 15 लाख यूनिट ऐसे यूनिट में आता है ना, वो 1.5 लाख यूनिट 15 लाख यूनिट अलग अलग आता है, तो पेनिसिलिन जो है उसकी एएसटी से पेशेंट मर जाता है, इतनी खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन होती है। पेनिसिलिन नोटेनम नाम के फंगस से ऑब्टेन होता है, फर्स्ट यूजर एंटीबायोटिक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और पेनिसिलिन आपकी प्रेगनेंसी में सेफ है, बहुत सारी जगह आपका रोमेटिक हार्ट डिजीज, रोमेटिक फीवर, इन सब में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, पेनिसिलिन। न्यूमोनिया वगैरह में यूज ली जाती है आपकी पेनिसिलिन। तो ये जो पेनिसिलिन जो है उसकी एलर्जी जो होती है वो भी एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है, और उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। अब मान लीजिएगा किसी को अस्थमा है या एनाफाइलेटिक रिएक्शन है, तो बेटा एनाफाइलेटिक रिएक्शन में ये एकमात्र ऐसी ड्रग है जो किस रूट से दी जाती है, इंट्राकार्डिक रूट से। अगर किसी को एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है ना, तो आईजी एंटीबॉडी रिलीज होती है। ये आईजी एंटीबॉडी मास्ट सेल को मारती है, और मास्ट सेल हिस्टामिन को बढ़ाता है। हिस्टामिन क्या करता है, ब्रोंकोस्पाज्म एंड ब्रेडिकार्डिया करता है, हार्ट को ब्लॉक कर देता है। तो उस समय हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाती है, सिंपैथेटिक का काम करती है। तो अपन क्या यूज करते हैं, इंट्राकार्डियक रूप से फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस के थ्रू एडीआर भरेंगे अपन 1 ml, हमारे पास में 1 mg लंबा यूज करेंगे, और फोर्थ इंटरकोस्टल से डायरेक्ट कहां लगाते हैं, हार्ट में। तो कौन सी मेडिकेशन इंट्राकार्डियक रूट से दी जाती है, तो इंजेक्शन एडीआर। इसके अलावा अगर एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो रहा, चाहे पेनिसिलिन से हो रहा है, अस्थमा के अटैक से हो रहा है, टाइप फर्स्ट आईजी इमीडिएट हो रहा है, उस स्थिति में बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे फास्ट जो रूट रहता है वो कौन सा, सबक्यूटेनियस। फिर अपन यूज कर सकते हैं आईएम 1:1000 के रेशियो, या आईवी यूज कर सकते हैं 1:10,000 के रेशियो। समझ रहे मेरी बात। इसके अलावा आप वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी जगह इसका बहुत सारी जगह यूज होता है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के, लोकल ड्रेसिंग में काम होता है आपका, किसको, सक्शनिंग में यूज करता है टू स्टॉप ब्लीडिंग, आरिबास में बहुत सारी जगह यूज होता है। डेंटल प्रोसीजर करो, ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पे अपन बोथ पीस को एडीआर का करके लगा देते हैं।
आपका एब्स्ट्रैक्शन में, नोज पैकिंग में काम ली जाती है, स्पिरिट के साथ साथ ये बहुत सारी जगह काम में ली जाती है। कौन? एडीआर। कोई डाउट है बच्चों? यस, कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, सबसे फास्ट रूट होता है सबक्यूटेनियस रूट किसका? आपका एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में। तो ये हो गया बेटा कौन सा इंजेक्शन? एडीआर। नेक्स्ट देखिएगा बेटा डोबुटामाइन। कौन सा? डोबुटामाइन। देखिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस बेटा, डोबुटामाइन यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इसकी जो डोज चलती है वो 2 से 8 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे, ये डोज चलती बेटा। और ये जो डोबुटामाइन है वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट, ये हार्ट फेलियर में, एमआई में, इन सारी कंडीशन में आपका यूज ली जाती। कौन सी? डोबुटामाइन। एक फेमस ड्रग है बेटा डोपामाइन। कौन सी? डोपामाइन। देखिएगा, देखिएगा 3 वर्ड, एक तो होता है आइनोट्रोपिक, एक तो वर्ड क्या होता है, दूसरा होता है क्रोमोट्रोपिक, और तीसरा होता है ड्रोमोट्रोपिक। याद रखे 3 वर्ड तो आईसीडी। आइनोट्रोपिक ड्रग वो जो क्या करती है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट के कौन से कॉन्ट्रैक्शन करवाती है? फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। कौन? आइनोट्रोपिक ड्रग, याद रहेगा। दूसरा क्रोमोट्रोपिक, इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ाती है आरवास में। और ड्रोमोट्रोपिक ड्रग इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ हार्ट की किसको बढ़ाती है? कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाती है। कौन? ड्रोमोट्रोपिक, याद रहेगा। आइनोट्रोपिक फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराती है, क्रोमोट्रोपिक हार्ट रेट को बढ़ाती है, और ड्रोमोट्रोपिक किसको? कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाती है हार्ट की। याद रहेगा आपको? यहां तक को डाउट है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक। अब बात करें अपन डोपामाइन का, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यस, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक आपका फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराती है हार्ट का, क्रोमोट्रोपिक हार्ट रेट को बढ़ाती है, और ड्रोमोट्रोपिक क्या? कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाती है। याद रहेगा। डोपामाइन है बहुत फेमस ड्रग है बेटा, 200 mg 5 ml में पैकिंग आती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। और ब्लड प्रेशर को, आइनोट्रोपिक का मतलब क्या करती है? फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा और बीपी बढ़ेगी। इंक्रीज रीनल परफ्यूजन, और ये रीनल वेसोडायलेटर, डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है। देखना मेरी बात, डोपामाइन का, आपका डोपामाइन जो है बहुत फेमस ड्रग है, और ये डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। इस डोपामाइन की कमी से कौन सी बीमारी? पार्किंसंस, और डोपामाइन बढ़ जाने से साइजोफ्रेनिया। याद आ रहा है? क्लियर? तो ये डोपामाइन है बेटा, इंजेक्शन जो डोपामाइन है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। अरे कैसी ड्रग है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है बेटा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। कौन? अरे बस में क्लियर है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड से बेटा। अब इसका डोज डिपेंडेंट एक्शन है बेटा। अरे कैसा एक्शन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अपन यूज पढ़ेंगे पर अपन। ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है हार्ट फेलियर प्लस रीनल फेलियर वाले मरीजों में, ये रीनल परफ्यूजन को बढ़ाती है डोपामाइन। क्लियर बच्चों? क्लियर है? तो ये एक तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, और ये कैसी होती है? बीटा 1 एगोनिस्ट ड्रग होती है। बीटा 1 का मतलब बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की तरह काम करती है, और बीटा 1 काम करेगा तो हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, बीपी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? अरे बात में बीटा रिसेप्टर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की तरह बीटा 1 एगोनिस्ट ड्रग होती है। कौन? आपकी। क्लियर बच्चों? इसका डोज डिपेंडेंट एक्शन है बेटा। चले आगे बेटा। अब देखिएगा, अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है डोज। अगर इसकी डोज 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से दे रहे हो, तो ये क्या करती है? रीनल वेसोडाइलेशन। अरे क्या करती है? यानी रीनल परफ्यूजन को बढ़ाती है, रीनल आर्टरी को डायलेट करती है ताकि किडनी को ब्लड सप्लाई क्या बढ़े। अब मान लो किसी को हार्ट फेलियर है, ऊपर से कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है? कम। कार्डियक आउटपुट क्या है? कम। कार्डियक आउटपुट कम है तो किडनी को भी ब्लड सप्लाई क्या मिलेगी? कम। तो रीनल फेलियर या रीनल परफ्यूजन कम होगा तो किडनी डैमेज होने का खतरा है, तो उन मरीजों को ये देंगे नहीं देंगे? आरी बात में फिर 2 से 8 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से अगर दिया तुमने, तो बेटा ये रीनल वेसोडाइलेशन के साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को बढ़ाएगी प्लस हार्ट रेट को भी बढ़ाएगी। वैसे जब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हार्ट रेट क्या होती है? कम।
लेकिन ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है और पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक भी है, तो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन भी कराती है और हार्ट रेट को भी बढ़ाती है, तो कार्डियक आउटपुट और बीपी क्या होती है, बढ़ेगी बेटा। तो 2 से 8 माइक्रोग्राम, तो आपके जो हॉस्पिटल में यूज ली जाती है इसकी डोज कितनी रहती है, 2 to 8 माइक्रोग्राम पर केजी वो बड़ी वेट। एंड डोपामाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर प्लस ओलिगोयूरिया। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डियक आउटपुट क्या है, कम है, बीपी कम है, तो बताओ ये फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट को बढ़ा के कार्डियक आउटपुट बढ़ा रही है, प्लस ओलिगोयूरिया मतलब रीनल परफ्यूजन कम है, बताओ रीनल परफ्यूजन को बढ़ाती नहीं बढ़ाती, रीनल वेस्कुलाइजेशन करके। तो आपसे पूछेगी कंजस्टिव हार्ट फेलियर प्लस ओलिगोयूरिया है, एंड ओलिगोयूरिया इज द लेट सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, कोई भी डिजीज का लेट सिम्टम ही होता है ओलिगोयूरिया, तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है, डोपामाइन। वैसे हार्ट फेलियर में सीएचएफ में कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, डिजोक्सिन, और एक्यूट हार्ट फेलियर में रेमिप्रिल होती है फ्लूइड ओवरलोड की वजह से, लेकिन कंजस्टिव हार्ट में कौन होती है, डिजेक्सिन। लेकिन अगर किसी को ओलिगोयूरिया साथ में तो फिर क्या यूज करोगे, डोपामाइन। इसके इन्फ्यूजन चलते डोपामाइन की, देखेंगे नहीं देखें, ऐसे क्लियर और नॉट, तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। चले आगे, डिजोक्सिन जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इसके बारे में अलग से पढ़ेंगे अपन डिटेल में। नेक्स्ट लेबिटालोल, कौन सी, बताओ कहां पे ड्रग ऑफ चॉइस है? हाइपरटेंशन में बहुत यूजेबल ड्रग है बेटा, कौन सी, लेबिटालोल। हर बात में देखिएगा, किसी को प्रेगनेंसी हो, नॉर्मल प्रेगनेंसी हो, पीआईएस नहीं बोल रहा हूं, ओडिमा प्रोटीनूरिया ये नहीं बोल रहा हूं, प्रेगनेंसी है और प्लस क्या है, हाइपरटेंशन है, तो ड्रग ऑफ जो चॉइस है वो रहती है कौन सी, हाइड्रोलिजिन। अरे कौन सी रहती है, और दूसरे नंबर पे आती है लेबिटालोल, एंड लेबिटालोल इज द बीटा ब्लॉकर, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, यानी बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी ताकि हार्ट रेट वगैरह कम रहे। सर क्लियर और नोट, लेबिटालोल। आरबास में चले आगे, अब इस बीटा को अपने को समझते हैं बेटा। आपकी बॉडी में 2 तरह के बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा 100%, इसलिए डिटेल में पढ़ाता हूं। बीटा रिसेप्टर जो अपने कहा था, हार्ट के अंदर सेल के ऊपर बीटा और अल्फा एडर्जिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो बीटा रिसेप्टर के काम करने से क्या होगा और काम नहीं करने से क्या होगा, देखिएगा। बीटा 1 रिसेप्टर की अगर बात करें तो बीटा 1 रिसेप्टर 2 तरह के होते हैं, एक बीटा 1 एडर्जिक रिसेप्टर, पूरा नाम यही है, और दूसरा कौन होता है, बीटा 2 एडर्जिक। बीटा 1 जब काम करेगा बेटा, अरे बीटा 1 रिसेप्टर काम करता तो हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज। बीटा 1 के काम करने से हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज। बीटा 1 एगोनिस्ट जो काम करेगा हार्ट रेट को बढ़ाएगा बेटा। चले आगे, इसके अलावा बीटा 1 से क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। बीटा 1 क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। बीटा 2 नहीं करेगा, बीटा 2 ब्रोंको डायलेशन करता है। इसके अलावा जेजी सेल से बेटा रेनिन सिक्रेशन को बढ़ाता है। अरे किडनी की एफरेंट आर्टरी तब जेजी सेल होती है, उन जेजी सेल से किसके सिक्रेशन को बढ़ाता है, और बेटा इंसुलिन को क्या करता है, कम। कौन, बीटा 1 रिसेप्टर। याद रहेगा, बीटा 1 एगोनिस्ट, यानी जो बीटा 1 का काम करती है, हार्ट रेट को बढ़ाती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, जेजी सेल से रेनिन सिक्रेशन बढ़ाती है और इंसुलिन को कम करती है। कौन, बीटा 1। जबकि बीटा 2 जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो हार्ट रेट को तो बढ़ाते ही है, पर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए अस्थमा में बीटा 2 सिम्पेथोमिमेटिक, साल्बुटामोल, टेरबुटाल, फेमेट्रिल वगैरह यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, आरिबास में। तो बीटा 2 जो रिसेप्टर एगोनिस्ट है वो क्या करते हैं, ब्रोंकस का डायलेशन, जबकि बीटा 1 वाले क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन। उल्टा होता है यहाँ पे। अरे कोई डाउट है बच्चों, चले आगे। इसके अलावा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एक और, डिट्रूशन मसल्स को क्या करते हैं, ये रिलैक्स। और बताओ डिट्रूशन मसल रिलैक्स हुई तो यूरिन नॉट पास। अरे क्या पास नहीं होगा, यूरिन पास है नहीं होगा, कोई डाउट है। चलें आगे, ब्रोंको डायलेशन होगा, डिट्रूशन मसल्स क्या होगी, रिलैक्स, तो यूरिन नॉट पास। और इंक्रीज एक्वस ह्यूमर फ्लो। एक्वस ह्यूमर है, उसके प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। प्रोडक्शन को क्या करती है, बढ़ाती है, एगोनिस्ट। आरिबास में
तो अगर एक्वाइसोमर बढ़ा हुआ तो उसको कम करने के लिए एंटागोनिस्ट देंगे। तो बीटा ब्लॉकर टिमोलोल ड्रग ऑफ चॉइस होती कि नहीं होती है? किस केस में? प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। याद आ रहा बेटा? चले आगे। इंक्रीज एक्वाइसोमर प्रोडक्ट, कोई डाउट है? इसके अलावा इंक्रीज इंसुलिन, इंसुलिन को बढ़ाता है कौन? एगोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट इंसुलिन को क्या करता है? कम। तो डायबिटीज के अंदर बताओ बीटा 2 एंटागोनिस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड या बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि नहीं है? एगोनिस्ट किसको बढ़ाता है? इंसुलिन को। एंटागोनिस्ट क्या करता है? कम। तो किसी को डायबिटीज है तो एंटागोनिस्ट यानी बीटा ब्लॉकर दोगे क्या? बीटा ब्लॉकर इज एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट तो क्या करता है? ड्रग के एक्शन को बढ़ाता है। एगोनिस्ट क्या करती है? बीटा 1 एगोनिस्ट जो है, ये एगोनिस्ट के बारे में बता रहा हूं। ये एगोनिस्ट तो क्या करते हैं? ब्रोंकस का डायलेशन, ड्यूटल मसल्स को क्या करते हैं? रिलैक्स यानी यूरिनरी रिटेंशन कराते हैं, और एक्वाइसोमर प्रोडक्शन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो एंटागोनिस्ट जस्ट इसके विपरीत काम करेगा। बीटा ब्लॉकर क्या करेगा? ब्रोंकोडायलेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा ये। दूसरा एक्वाइसोमर के प्रोडक्शन को क्या करेगा? कम। तो बताओ ग्लूकोमा में यूज करोगे नहीं करोगे? और डायबिटीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि नहीं है? नॉर्मल एगोनिस्ट बढ़ाता है तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा? कम। डायबिटीज में पहले इंसुलिन कम है और तुम एंटागोनिस्ट बीटा ब्लॉकर दोगे तो और क्या होगा? प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? अजर क्लियर और नॉट? अब बीटा 1 एडर्जिक एगोनिस्ट ड्रग कौन कौन सी होती है देखिएगा। एगोनिस्ट ड्रग कौन कौन सी होगी बताइए? एगोनिस्ट जो हार्ट रेट को बढ़ाए, कौन सी बेटा? एगोनिस्ट ड्रग वो होती है डोपामाइन और डोब्यूटामाइन। अरे एगोनिस्ट ड्रग कौन है? डोपामाइन और डोब्यूटामाइन। बताओ डोपामाइन और डोब्यूटामाइन हार्ट रेट को बढ़ा रही नहीं बढ़ा रही है? हैं? हार्ट रेट को बढ़ा रही है और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। तो क्वेश्चन नहीं देना अस्थमा वाले मरीजों में। किसको? डोपामाइन और डोब्यूटामाइन। और दूसरी ड्रग इसके विपरीत काम करने वाली ड्रग कौन सी है? एंटागोनिस्ट। अरे बीटा 1 एंटागोनिस्ट। बीटा 1 एंटागोनिस्ट क्या करेगी? हार्ट रेट को कम करेगी, ब्रोंकस का क्या करेगी? डायलेशन। जेजी सेल से रीनन के सिक्रेशन को क्या करेगी? कम। और इंसुलिन के सिक्रेशन को क्या करेगी? बढ़ाएगी। बढ़ाएगी ना? तो डायबिटीज में बीटा 2 बीटा 1 ब्लॉकर देंगे नहीं देंगे? कौन सी वाली यूज करेंगे बताइए? यस एंटागोनिस्ट कौन सी? मां MAA मेटोप्रोलोल। कौन सी? मेटोप्रोलोल। और एसिटाब्यूटेनॉल और एटिनोलोल। नाम याद आ रहा है? शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सी होती है? एटिनोलोल। सबसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर कौन सी होती है? अरे एंटागोनिस्ट का मतलब बीटा ब्लॉकर होगी ना, बीटा 1 ब्लॉकर। इसके अंदर आती है मेटोप्रोलोल, एसिटाब्यूटेनॉल और एटिनोलोल। इज इट क्लियर और नॉट? एटिनोलोल सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा जो ब्लॉकर होती है वो कौन सी होती है? एटिनोल। शॉर्ट एक्टिंग में थोड़े समय के लिए काम करती है। तो बताओ ये बताओ इंसुलिन प्रोडक्शन को कम करती है कि एंटागोनिस्ट बढ़ाती है? तो बताओ डायबिटीज में कौन सी बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं? वैसे डायबिटीज में बीटा ब्लॉकर क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेट। बट कौन सी यूज कर सकते हैं डायबिटीज में? है? अरे बीटा 1 एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं ना, मेटोप्रोलोल वगैरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां आपके थोड़ा टफ टॉपिक है, सुनना। अरे भाई एगोनिस्ट क्या करते हैं? हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो एंटागोनिस्ट क्या करेंगे? कम। बताओ बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को कम करते निकलता है, टैकीकार्डिया हाइपरटेंशन में यूज करते हैं अपन एटिनोलोल मेटोप्रोलोल। बताओ एगोनिस्ट इंसुलिन के सिक्रेशन को कम करते हैं, तो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो बताओ ये बीटा 1 एंटागोनिस्ट या बीटा 1 ब्लॉकर डायबिटीज में यूज कर सकते हो नहीं कर सकते? तो ध्यान रखना डायबिटीज में वैसे बीटा ब्लॉकर क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन फिर भी देना तो कौन से दोगे? स्पेशली बीटा 1 ब्लॉकर। कौन सी? मेटोप्रोलोल, एसिटाब्यूटेनॉल और एटिनोलोल। जिनके पीछे लोग लग रहा वो कैंसर बीटा ब्लॉकर है। दूसरा ये तो छोड़िएगा, इसको भाड़ में जाए, अपने को ज्यादा माथा पसंद नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बीटा 2 एगोनिस्ट। अब देखिएगा बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसको मैं क्या कर सकता हूं? बीटा 2 एगोनिस्ट जो किसकी तरह काम करते हैं? बीटा 2 रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। और बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्रोंकस को डायलेट करता है, ड्यूटल मसल को क्या करता है? रिलैक्स यानी यूरिनरी रिटेंशन कराता है, और एक्वाइसोमर के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और इंसुलिन के सिक्रेशन को क्या करता है? बढ़ाता है। एगोनिस्ट इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाएंगे तो कौन कौन सी एगोनिस्ट ड्रग है? बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग, साल्बुटामोल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टेरबुटालिन,
फार्मेटिरोल, याद आ रहा है? ये सब किस में आते हैं? बीटा 2 एगोनिस्ट, या बीटा 2 को बढ़ाते हैं, इसको अपन बीटा 2 सिंपैथेटोमिमेटिक भी बोल सकते हैं ना। और बताओ, बीटा 2 जब एगोनिस्ट काम कर रहा तो ब्रोंकस का डायलेटर हो रहा है, तो इस बीटा 2 सिंपैथेटोमिमेटिक को या बीटा 2 एगोनिस्ट को मैं ब्रोंकोडायलेटर भी बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? अरे बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? अरे भाइयों और बहनों, बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? आर्यवास में तो सालबुटामोल, टेरबुटालिन और फॉर्मेटिरोल, ये किसके अंदर आते हैं? बीटा 2 एगोनिस्ट के अंदर आते हैं बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? चलें आगे। एक और फेमस ड्रग आती है इसमें, एपिड्रिन। कौन सी? एपिड्रिन। बताओ इसका यूज कहां आएगा बेटा? तो यूज बताओ बेटा, अस्थमा में यूज करोगे नहीं करोगे? सीओपीडी में यूज करोगे नहीं करोगे? हैं? और बताओ। यस, हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में कोई यूज करोगे नहीं करोगे? सबसे फेमस ड्रग है सालबुटामोल, साल्सोलेमलाइजेशन। अरे समझ रहे मेरी बात? सालबुटामोल कैसी है? ये बीटा 2 एगोनिस्ट है। बीटा 2 एगोनिस्ट है तो बेटा ब्रोंकस का क्या करेगी? डायलेशन। तो अस्थमा के अंदर अपन यूज करते हैं नहीं करते हैं? सीओपीडी में, आर्यवास में साल्सोल से नेबुलाइज कराते हैं नहीं कराते हैं? या टेरबुटोल। और ये सालबुटामोल बेटा किसी को एक्यूट अस्थमा है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? सालबुटामोल। टेबलेट फॉर्म में भी आती है, इसके रेस्पूल्स भी आते हैं आपके आर्यवास में। और लॉन्ग एक्टिंग कौन है? फार्मेटिरोल। तो क्रोनिक अस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? फार्मेटिरोल, आर्यवास में। और ये कैसी? बीटा 2 एगोनिस्ट या ब्रोंकोडायलेटर है या बीटा 2 सिंपैथेटिक का काम करती है, तो ये अस्थमा में यूज करती है। बताओ इसका साइड इफेक्ट क्या होगा बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हाइपोकैलेमिया करती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन? सालबुटामोल से नेबुलाइज कराते हो आप, तो ये सालबुटामोल को नेबुलाइज करने के बाद ये एरोजल आपका इनहेल होगी, कहां जाएगी? ब्लड में। ब्लड में जाने के बाद पोटेशियम को उठा उठा के कहां फेंकती है? सेल में। अब इंट्रासेलुलर सेल में भले पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये ब्लड में पोटेशियम को क्या करती है? कम। और अपन को कहां से लेना देना है? ब्लड से। बॉडी में कितना कोई लेना देना नहीं है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोकैलेमिया। किसका? सालबुटामोल का। इसीलिए किसी को हाइपरकैलेमिया है, लाइक सीकेडी का मरीज है या किसी और कारण से हाइपरकैलेमिया है, तो हाइपरकैलेमिया का पहला ट्रीटमेंट क्या होता है? साल्सोलेमलाइजेशन। क्या? हाइपरकैलेमिया का फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? साल्सोलेमलाइजेशन। फिर उसके बाद बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप। इसके अलावा सोडा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट और सोडियम पॉलिस्टीन ग्लूकोनेट वगैरह यूज करते हैं ना अपन। अरे याद आ रहा है? चले आगे। तो यहां पे साल्सोलेमलाइजेशन द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, बट बेस्ट ट्रीटमेंट इज ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप, आर्यवास में, क्योंकि इंसुलिन भी पोटेशियम को कम करता है और ग्लूकोज इसलिए देखे कि इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है तो मरीज हाइपोग्लाइसेमिया में ना जाए। और अडल्ट में D50% में और बच्चों में D25% मिला के देते हैं इंसुलिन ग्लूकोज ड्रिप। ह्यूमलिन आर का यूज करते हैं, याद आ रहा है? तो किसी को हाइपरकैलेमिया तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? क्लियर है? क्योंकि इस ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है? हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया कैसे करती है? ब्लड से पोटेशियम को उठा के कहां भेज देती है? सेल में। तो कुल मिला के ब्लड में सीरम लेवल तो कम होता है और अपने को ब्लड से लेने देना, बॉडी से कोई लेने देना नहीं है। दूसरा, ये सिंपैथेटोमिमेटिक है, सिंपैथेटिक की तरह काम करती है। स्ट्रेस तो हार्ट रेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो बताओ टेकिकार्डिया होगा कि नहीं होगा? इसका साइड इफेक्ट टेकिकार्डिया होगा तो जिया धक धक करने लगा, पाल्पिटेशन। मरीज को हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा? टेकिकार्डिया होने से जिडीनेस या गिडीनेस होगी कि नहीं होगी? बेचैनी। ऐसे साइड इफेक्ट है किसके? सालबुटामोल। ये ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस में? एक्यूट अस्थमा में, जबकि क्रोनिक अस्थमा में फार्मेटिरोल। और एक कैसी ड्रग है? बीटा 2 एगोनिस्ट या ब्रोंकोडायलेटर या B2 सिंपैथेटोमिमेटिक्स। सीओपीडी, हाइपरकैलेमिया वगैरह में इसको अपन यूज करते हैं, अस्थमा वगैरह में। अरे समझ रहे मेरी बात? चले आगे। अस्थमा में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट है। देखना, एक सुनना, एक बात बहुत काम की चीज बताता हूं मैं आपको, एक बहुत बढ़िया काम की चीज बताता हूं, आप सुनिएगा। आपके ट्रेकिया में बेटा, ये जो ट्रेकिया है ना, इस ट्रेकिया में दो रिसेप्टर होते हैं, एक बीटा 1 और एक बीटा 2। बीटा 1 का पूरा नाम है बीटा 1 एडर्जिक रिसेप्टर, और जब ये स्टिमुलेट होगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा? और जब बीटा 2 एडर्जिक रिसेप्टर काम करता है तो बीटा ब्रोंको डायलेशन होता है। बताओ बीटा 2 वो तो सालबुटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट है कि नहीं है? एगोनिस्ट का काम करेगी तो बीटा
क्या करेगा, ब्रोंकोडायलेशन, इसलिए अस्थमा में यूज करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन करती है। हमारी बात में नेक्स्ट चले आगे, उसके बाद देखिएगा, उसके अलावा अपन एक और ड्रग पढ़ेंगे, कौन सी, बीटा 2 एंटागोनिस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा 2 ब्लॉकर, या इसका पूरा नाम है बीटा 2 एडर्जिक ब्लॉकर, एडर्जिक रिसेप्टर के थ्रू काम कर रही है इसलिए बीटा 2 ब्लॉकर। इसके अंदर आती कौन सी, प्रोप्रानोलोल, नोडालोल, सोटालोल, नाम सुना है, ये सब किसमें आती है, बीटा 2 में। माँ वाली तो किसमें आती है, मेटोप्रोलोल, एसिटोब्यूटेनोल और एटेनोलोल, ये तो किसमें आती है, बीटा 1 ब्लॉकर में। और बीटा 2 में कौन आती है, बची हुई सारी बीटा ब्लॉकर, प्रोप्रानोल, नोडालोल, सोटालोल, ये सब किसमें आती है, लेबिटालोल, कौन सी, ये बीटा 2 ब्लॉकर है बेटा, याद आएगी। प्रोप्रानोल बीटा 2 ब्लॉकर है, ये बेटा ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, परफॉर्मेंस एंजाइटी में। अरे कौन सी एंजाइटी, आपको स्टेज पे चढ़ा दे और बोले कि ला जनगण मन या गीत गा, झलक दिखला जा, गाना सुना, तो आपकी सिटी पुट्टी क्या हो जाएगी, गम। उस सिटी पुट्टी गम हो जाती है परफॉर्मेंस एंजाइटी में, हार्ट रेट बढ़ती है, टेंशन होती है तो हार्ट रेट बढ़ती है, तो उस एंजाइटी को परफॉर्मेंस एंजाइटी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, प्रोप्रानोल। इसके अलावा हाइपरटेंशन में भी काफी हद तक यूज ली जाती है, जिनके पीछे लोल लग रहा है। हमारे पास में नोडालोल सबसे लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होती है, पजामे का नाड़ा लंबा तो नोडालोल लंबी। हमारे पास में सोटालोल, लेबिटालोल जो हाइपरटेंशन वगैरह में यूज ली जाती है, प्रेगनेंसी प्लस हाइपरटेंशन में सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सी, अरे को डाउट है, चले आगे। एक और ड्रग का नाम सुना, कार्बिडालोल, ये भी हाइपरटेंशन में यूज ली जाती है, 3.25 mg TDS या 6.5 mg TDS ऐसे यूज ली जाती है कार्बिडालोल वगैरह। हमारे पास में बच्चों लेबिटालोल, सोटालोल, नोडालोल, प्रोप्रानोल वगैरह आपका बीटा 2 एंटागोनिस्ट है बेटा, ये सब बीटा ब्लॉकर है। यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा, देख लेना, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। चले आगे, इसका यूज कहां कहां होता है, तो बेटा एमआई में यूज होता है, ये एमआई के तुरंत बाद टेकिकार्डिया होता है, एमआई के बाद क्या होता है, तो हार्ट रेट को सेटल करने के लिए, क्योंकि हार्ट रेट ज्यादा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ेगी, तो हार्ट की और मायोकार्डियल नेक्रोसिस होगा। हमारे पास एमआई में, और बताइए कहां, एंजाइना में, अरे कहां पे, एंजाइना पेक्टोरिस में आपकी यूज होती है, और कहां पे, परफॉर्मेंस एंजाइटी में, हाइपरटेंशन में तो बेस्ट ड्रग मानी जाती है, अरे कौन सी, प्रोप्रानोल। हमारे पास में ये सारी की सारी आपकी बीटा ब्लॉकर वगैरह है। चले आगे, क्लियर बच्चों। इसके अलावा किसी को प्रोप्रानोल का और कहां यूज हो जाता है, तो किसी को फियोक्रोमोसाइटोमा, नाम सुना है, फियोक्रोमोसाइटोमा इज द कैटेकोलाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला में कैटेकोलाइन बढ़ेगा तो एडीआर नोरेट बढ़ेगा, तो हार्ट रेट टेकिकार्डिया होगा नहीं होगा, तो फियोक्रोमोसाइट इंड्यूस्ड टेकिकार्डिया, उसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, प्रोप्रानोल रहती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी में भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, प्रोप्रानोलोल रहती है। क्लियर है, और बताइए। चले बच्चों, अदर यूज कहां है इसका, बेटा बीटा ब्लॉकर। अरे ये आ गई आपकी कौन सी, इसमें एक और आती है टिमोलोल, कौन सी ड्रग, टिमोलोल, नॉन आपका कार्डियक यूज है। टिमोलोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ ग्लूकोमा, और ग्लूकोमा भी कौन सा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। प्राइमरी बताओ, अरे बीटा 1 एगोनिस्ट एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ग्लूकोमा में ऑलरेडी एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ज्यादा, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है, नॉर्मल प्रेशर 8 से 21 mm है, आईओपी बढ़ेगा तो पेशेंट को रेटिना डैमेज होगा, ब्लाइंडनेस होगी कि नहीं होगी। तो किसी को बेटा क्या है, ग्लूकोमा प्लस आईओपी बढ़ा हुआ है, तो यहां पे एक्वस ह्यूमर को, और प्राइमरी ओपन एंगल जिसमें एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन से बढ़ता है, तो एगोनिस्ट एक्वस ह्यूमर को बढ़ाते हैं, तो एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, कम। तो आपको किसी को प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, टिमोलोल। ये बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और आपकी सिलियरी मसल से किसके, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कम। तो यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस है कौन, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस टिमोलोल होती है, प्राइमरी क्लोज एंगल ग्लूकोमा में ड्रग ऑफ चॉइस लेंटेनोप्रास्ट प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होती है, और अगर ग्लूकोमा क्राइसिस है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, मैनिटोल। क्या रहती है, मैनिटोल, इंजेक्शन मैनिटोल। चले आगे, तो बीटा ब्लॉकर में टिमोलोल का यूज किया जाता है हमारे पास में ग्लूकोमा में।
हर पास में बीटा, क्योंकि एक्वासोमर की प्रोडक्शन को क्या करती है, कम। बीटा ब्लॉकर कम करेगी ना, एगोनिस्ट बढ़ाती तो ब्लॉकर क्या करेगी, कम करेगी। याद आ रहा है? और बताओ, किसी मरीज को थायराइडोस्टोम है, नाम सुना है? अरे जब थायराइडोक्टोमी करती है तो थायराइडोस्टोम होता है, थायराइडोस्टोम से टेकीकार्डिया हाइपरटेंशन होता है। बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को क्या करते हैं, कम। अरे भाई एगोनिस्ट हार्ट रेट को बढ़ाते हैं तो ब्लॉकर क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम। याद आ रहा है? इसके अलावा किसी को टकायासु डिजीज, वेरी 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 इंपोर्टेंट। अरे कौन सी डिजीज, टकायासु डिजीज में भी कौन सी ड्रग यूज ली जाती है बीटा ब्लॉकर। बताओ, टकायासु डिजीज ऑफ यस अयोटा की डिजीज है, और अयोटा में भी किसका बेटा, आर्क ऑफ अयोटा की। आर्क ऑफ अयोटा में वेसोस्पाज्म होता है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। टकायासु डिजीज में भी आपका यूज ली जाती कौन सी, बीटा ब्लॉकर। आपका थायराइडोस्टोम में, हाइपरटेंशन वगैरह को, टेकीकार्डिया को रिड्यूस करने में, और बीटा ब्लॉकर टिमोलोल ड्रग ऑफ चॉइस है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में। इसके अलावा आपका एंजाइना में, एमआई में, प्रोपोनेंस में, हाइपरटेंशन में, काफी जगह आपकी बीटा ब्लॉकर यूज ली जाती बेटा। अब इसका साइड इफेक्ट देखिएगा बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फॉर्मूला है ABCD। A फॉर अस्थमा में, क्यों? अबे कमबख्त तो बीटा 1 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेशन कराता है, तो बीटा 2 ब्लॉकर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी नहीं कराएगी? तो बीटा 2 एंटागोनिस्ट या बीटा ब्लॉकर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी, और अस्थमा में ऑलरेडी क्या हो रहा है, अबे एंगोनिस्ट क्या कराता है, डायलेशन, तो एंटागोनिस्ट क्या कराएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन। अस्थमा में पहले ही क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन, तो अस्थमा में बीटा ब्लॉकर क्या हुई, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो क्या दोगे, एगोनिस्ट दोगे कि एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट। कौन सी, साल्बुटामोल वगैरह, नहीं समझे? बी फॉर ब्लॉकेज ऑफ हार्ट। बताओ ये खुद हार्ट रेट को कम करती है कि नहीं करती है? तो हार्ट रेट ब्लॉक हो रहा, पहले हार्ट रेट कम है, इसको दोगे तो और हार्ट रेट क्या होगी, कम। सी फॉर कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, क्यों नहीं देंगे? अबे हार्ट फेलियर में हार्ट रेट पहले से क्या है, कम। एंटागोनिस्ट हार्ट रेट को क्या करती है, कम। डी फॉर डायबिटीज मेलिटस। बताओ इंसुलिन के सिक्रेशन को कम करेगी नहीं करेगी, ब्लॉकर है? अरे बोलो भाई, चले आगे। नेक्स्ट ई फॉर एवी नोड ब्लॉक है। एवी नोड ब्लॉक को बोलते हैं स्टोकी एडम सिंड्रोम। अरे कौन सा सिंड्रोम बालको, स्टोकी एडम सिंड्रोम। वहां पे भी बीटा ब्लॉकर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एवी ब्लॉक में पहले हार्ट रेट कम है, अरे एवी नोड ब्लॉक हो गया तो हार्ट रेट पहले कम है ना, फिर और तुम बीटा ब्लॉकर दोगे तो हार्ट रेट को और क्या करेगी, ये कम, क्योंकि एगोनिस्ट हार्ट रेट को बढ़ाते तो एंटागोनिस्ट तो कम करेंगे ना। नजर क्लियर और नोट? अरे बड़े भाई आगे चले आगे। इसके अलावा एक एंजाइना, कौन सा, वेरिएंट एंजाइना, याद करो। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना को, वेसोस्पाज्मिक। जो किसकी वजह से होता है, इमोशनल स्ट्रेस से। फिल्मों में देखा क्या, सडन कोई बुरी खुपर उड़ता यूं करके और बेहोश होता, तो ये कौन सा, वेरिएंट या वेसोस्पाज्मिक एंजाइना। उसके अंदर भी क्या है, बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि ब्लॉकर वेसोडायलेशन की जगह क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करती है। क्लियर बच्चों? वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना दूसरा नाम क्या, वेसोस्पाज्मिक नहीं बोलेंगे इसको, प्रिंज मेटाल बोलते हैं, प्रिंज मेटाल में, आरिबास में। और बताइए कहां कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बीटा ब्लॉकर, जल्दी कमेंट कीजिएगा। बावड़ों ये वेसोस्पाज्म करती है, राइनोड डिजीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि नहीं है? राइनोड डिजीज में क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये खुद क्या कराती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा ब्लॉकर। तो राइनोड डिजीज में, तो फिर राइनोड डिजीज में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, वेसोडायलेटर कौन सी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सी, निफेडपिन। याद आ रहा है? आरिबास में। इसके अलावा किसी को हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बेटा। क्लियर है? हाइपरथायराइडिज्म में भी ये थोड़ा उल्टा इफेक्ट डालती है। हालांकि हाइपरथायराइडिज्म में हाइपरटेंशन होता है, ये हाइपरटेंशन कराती है, लेकिन इसका यूज नहीं करना, वहां पे कुछ साइड इफेक्ट डालती है। तो ये सब अस्थमा में, ब्लॉकेज ऑफ हार्ट, सीएचएफ में, डायबिटीज मेलिटस में, एवी नोड यानी स्टोकी एडम सिंड्रोम में, वेरिएंट एंजाइना जिसको प्रिंज मेटाल बोलते हैं, इमोशनल स्ट्रेस से होता है बेटा, राइनो डिजीज, हाइपरथायराइडिज्म, इन सब कंडीशन में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कौन, आ रहा है कौन से बच्चों, बीटा ब्लॉकर। और कहां यूज होती है कहां नहीं होती, 2-3 बार देख लेना, 101% यहां से क्वेश्चन आएगा। और दैनिक जीवन में भी खूब काम आती है बीटा ब्लॉकर, हर किसी मरीज को चलती रहती है बेटा। अरे बोलो भाई।
आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट रेटिप्लेज, इंजेक्शन रेटिप्लेज कहां की हो जाती है? रेटिप्लेज बेटा थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। ये आईवी कैनुला वगैरह ब्लॉक हो गया, थ्रोम्बोस बन गया, वहां पे एमआई वाले मरीजों में यूज आती है रेटिप्लेज बेटा। 9 mg की ईच वाइल में आता, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होता बेटा रेटिप्लेज। नेक्स्ट बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज, फेमस ड्रग, कैसी है ये? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। अबे कौन सी थेरेपी है बालको? रेटिप्लेज कैसी थेरेपी है? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। कौन सी थेरेपी है? थ्रोम्बोलाइटिक। कौन सी? रेटिप्लेज। इसका जो सही एक्शन है वो ये बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसी होती है? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होती है बेटा। किस कैटेगरी से? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। देखिएगा आपकी बॉडी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब क्लोटिंग की प्रोडक्ट बनता है तो एंड प्रोडक्ट जो क्लोट बनता है वो किसका बनता है? फाइब्रिन का। फाइब्रिन का एक क्लोट बनता है, जो क्लोट रिट्रैक्शन की प्रोसेस से टाइट क्लोट बन जाता है। जब ये क्लोट बन गया है, ब्लीडिंग रुक गई है, 5-7 दिन हो गए, तो न्यू वेस्कुलाइजेशन की प्रोसेस चलेगी, नई ब्लड वेसल्स बनेगी। तो इस क्लोट को हटाओ, क्योंकि क्लोट हार्ड होता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करेगा, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से हाइपरटेंशन, आपका एंजाइना, एमआई की शिकायत रहेगी, तो नई ब्लड वेसल्स बनेगी। तो पुराने क्लोट को हटाओ। तो इस क्लोट को हटाने के लिए आसपास के टिश्यू एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजन। फाइब्रिन के क्लोट को हटाने के लिए, ताकि नई ब्लड वेसल्स बन सके उस जगह, तो कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है? प्लाज्मिनोजन। और प्लाज्मिनोजन किस में कन्वर्ट होता है? प्लाज्मिन। और प्लाज्मिन कैसा होता है? फाइब्रिनोलाइटिक होता है बेटा, फाइब्रिनोलाइटिक। ये फाइब्रिन को तोड़ देता है, 5-7 दिन पहले चोट लगी, ब्लीडिंग बंद होगी, और उसकी जगह नई ब्लड वेसल्स बन जाएगी। तो फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट होते हैं कौन? प्लाज्मिन। ये ड्रग कैसी है? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्या करती है? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस किसका बनता है? फाइब्रिन का। तो फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग है या कौन सी बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये किससे ऑब्टेन होती है? तो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकाइनेज से बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज ओरियस से भी ऑब्टेन होती है, लेकिन स्टार्टिंग में किससे बनाई गई? ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकाइनेज से, यानी बैक्टीरिया से बनती है। अरे किससे बनती है? और बैक्टीरिया से बनती है, तो एंटीजन है, तो बॉडी की एंटीबॉडी एनाफिलाक्टिक रिएक्शन की या पॉइजन होने की शिकायत रहती नहीं रहती है। तो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है। कौन सी? स्ट्रेप्टोकाइनेज। अरे पास में। और ये जो दी जाती है बेटा आपकी कितनी? 1.5 लाख या कई बार 15 लाख यूनिट तक आती है इसकी। आरिबास में एमआई में 15 लाख यूनिट लगती है, बहुत महंगा इंजेक्शन आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। आरिबास में किसी को एसटी सेगमेंट रिलेटेड एमआई है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? कौन सी? स्ट्रेप्टोकाइनेज। 1.5 लाख यूनिट एनएसआरएल में मिला के देते हैं, स्पेशली आरएल वगैरह में मिला के यूज करते हैं इसको, और वन टाइम यूज करती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तेजी से डेवलप होती है ना। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, तो 4 दिन में केवल एक बार ही यूज करते हैं इसको। कम से कम गैप कितना होना चाहिए? 2 ड्रग में। क्लियर बच्चों? देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट, एमआई की बात करें, एमआई 2 तरह का, एक एसटी सेगमेंट रिलेटेड एमआई और एक कौन सा? नॉन एसटी सेगमेंट रिलेटेड एमआई। एसटी सेगमेंट रिलेटेड में माइकार्डियल नेक्रोसिस होगा। एसटी सेगमेंट क्या मिलेगा ईसीजी में आपको? ये एसटी सेगमेंट रिलेटेड मिलेगा। तो इसके अंदर कौन सी थेरेपी चलती है? सोनम। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। जहां पे ब्लॉकेज हो चुका है, थ्रोम्बस बन चुका है, उस थ्रोम्बस को तोड़ने के काम आती है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। क्लियर बच्चों? और अटैक आने के विदिन कितने आवर्स में? अटैक आने के विदिन 1 आवर में, और बेस्ट 6 आवर में गोल्डन टाइम होता है, 6 घंटे के अंदर अंदर। हालांकि 1 घंटे में तक बेस्ट है, 1 घंटे के अंदर मिल जाए तो 90% तक मोर्टेलिटी कम होगी, वरना 6 घंटे के अंदर अंदर आपको क्या देनी है? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी या फार्मोलाइटिक थेरेपी स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज करनी है। इस घटनाक्रम को बोलते हैं डुअर टू नीडल टाइम। एमआई का अटैक आया, कोरोनरी आर्टरी आपकी ब्लॉक हुई, लाइक मोस्टली लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी, लाडा आर्टरी, विडो आर्टरी ब्लॉक होती है, तो अटैक आने के विदिन 1 आवर्स में या बेस्ट 6 घंटे के अंदर अंदर आपको थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे देनी, तो 90% तक मोर्टेलिटी कम होगी। इस घटनाक्रम को बोलते हैं डुअर टू नीडल टाइम, और ये बेस्ट होता है 60 मिनट। अटैक आने के कितने मिनट में? 60 मिनट के अंदर अंदर तुमने क्या दे दी? थर्मोलाइटिक थेरेपी दे दी, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। एम आई राइट और नॉट? अरे बोलो भाई, अटैक आने के कितने मिनट के अंदर अंदर? 60। क्या कहलाता है? डुअर टू नीडल टाइम। अरे बोलो भाई, चले आगे। स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहेगा? ब्लीडिंग, और यह क्या हो सकती है? एलर्जिक रिएक्शन। कोई डाउट है? अगर स्ट्रेप्टोकाइनेज की क्या हो रही है? टॉक्सिसिटी, तो इसका एंटीडोट रहेगा बेटा अमाइनो
कैप्रोइक एसिड। अगर आपसे पूछे कि स्ट्रेप्टोकाइनोज की क्या हो रही है, 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1.5 से 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट आती है, आरएल में आईवी देते हैं और 4 दिन तक नेक्स्ट डोज को रिपीट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, एनाफाइटिक रिएक्शन या रेजिस्टेंट होने का खतरा ज्यादा है आरिबास में। तो आपका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमाइनो कैप्रोइक एसिड इसका अगर टॉक्सिसिटी हो रही तो एंटीडोट है। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? थ्रोम्बोलाइसिस करती है तो ब्लीडिंग करा सकती है या एलर्जिक रिएक्शन करा सकती है। कोई डाउट है? चले आगे देखिएगा। दूसरा ऑक्सीजन देंगे अपन 4 से 5 लीटर, और क्या देंगे? नाइट्रो ग्लाइसरीन यूज करेंगे और एस्पिरिन यूज करेंगे, एंटीप्लेटलेट ड्रग है, और मॉर्फिन यूज करेंगे पेन को कम करने के लिए। और अगर नॉन एसटी सेगमेंट लोडानामाई है तो कौन सी थेरेपी? मोना, मॉर्फिन यूज करोगे पेन किलर के तौर पे। ये किसको कम करती है मॉर्फिन? डिक्रीज वीनस रिटर्न, प्रीलोड को कम करेगी। आरिबास में ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगी। ऑक्सीजन देंगे अपन, नाइट्रोग्लाइसिन देंगे और एस्प्रिन। अगर आपसे पूछे कि एन स्टेमी में ड्रग ऑफ चॉइस तो एस्प्रिन, या एमआई में प्रोफाइलेक्सिस ऑफ चॉइस या मोटिलिटी को कम करने के लिए कौन सी ड्रग ली जाती है? तो एस्प्रिन। बाकी ड्रग ऑफ चॉइस किसमें है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। किसमें? एसटी सेगमेंट। याद रहेगा, अमाइनो कैप्रिक एसिड इनका एंटीडोट है बेटा। किसके बारे में? स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा रहा हूं बेटा आपका, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन। नेक्स्ट बेटा आपका कौन? पैरासीटामोल, एन एस्टाइल सिस्टीन, बहुत फेमस ड्रग है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे बेटा कहां का काम आता बताओ? ये एन एस्टाइल सिस्टीन, दिल गदगद हो जाएगा अगर तुमने बता दिया तो। और यस शाबाश, उस दिन क्वेश्चन बताया था ना, याद आ रहा है? चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा कौन? एन एस्टाइल सिस्टीन। क्या नाम है? एन एसिटाइल सिस्टीन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अपन म्यूकोमिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोमिक्स नाम से आता है आरिबास में। ये जो इंजेक्शन आता है ना आरिबास में, 5 ml में 1 ग्राम, अलग अलग तरह का आता है आपका, उसको लेने देना है। 10 ml का एम्पूल आता है, 1 ml में 50 mg आता है, अलग अलग पैकिंग आती है, एम्पूल आते हैं इसके। एंटीडोट यूज कहाँ का आता है? तो यूज जो है बेटा एनेस्टासिन का एंटीडोट है किसका? पहली बात तो पीसीएम का। इसके अलावा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट म्यूकोलाइटिक है। भाई कैसा है ये? म्यूकोलाइटिक है। तो सीओपीडी में आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस में इसमें कफ को क्या करता है बेटा? सूत करता है। और कब सूत होता तो आराम से कप बाहर आ जाएगा, यानी कप को पतला करता है, टाइट कप को पतला करता है। और बताइए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाई को एक्सक्रिएट कराता है। तो जैसे किसी को किडनी, आपको डाई देके आपको क्या करनी है? इन्वेस्टिगेशन करना है, तो अपन क्या देते हैं? रीनल प्रोटेक्टिव एजेंट है, क्या देंगे अपन? म्यूकोमिक्स देंगे। तो म्यूकोमिक्स क्या करेगा? डाई इंड्यूस रीनल डैमेज को क्या करेगा? प्रिवेंट। तो डाई को एक्सक्रेट करने में काम करता है। इसलिए बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन जो अपन रेडियोपैक इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, उनके अंदर बेटा अपन क्या देते हैं? एनेस्टल सिस्टीन। अरे समझ रहे मेरी बात? इसके अलावा बहुत सारी जगह डी एडिक्शन का काम करता है। लाइक कोई गेमलिंग का शौकीन है या जो निकोटीन इंटेक करता, उनमें डी एडिक्शन का काम करता कौन? एनेस्टाइल सिस्टीन। हल्के में नहीं लेना इसको। इसके अलावा बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर लाइक क्रोनिक डिप्रेशन या साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में भी काम में आता है एनेस्टाइल सिस्टीन। हल्के में नहीं लेना इसको, समझ रहे आप? एनेस्टाइल क्रोनिक डिप्रेशन या आपका बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे क्रोनिक डिप्रेशन हो गया या साइजोफ्रेनिया हो गया, उसके ट्रीटमेंट में काम आता है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। इसके अलावा बेटा ब्लीडिंग को रोकने का काम आता है। लाइक किसी को बेटा ब्लेडर से ब्लीडिंग हो रही है, लाइक किसी को अपन बता, आपको बताऊं, सिस्टिक हेमरेज होता नहीं होता है? कौन सी ड्रग के इंटेक से सिस्टिक हेमरेज? अरे एक एंटी कैंसर ड्रग आती है ना, जिसका साइड इफेक्ट जो कि अपने पढ़ा था लंग कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में ड्रग ऑफ चॉइस होती है साइक्लोफॉस्फेमाइड। अरे बेवकूफों, करते क्या हो रहे? कोई मरीज को क्या चल रही है? इंजेक्शन साइक्लोफॉस्फेमाइड है, याद आ रहा है? साइक्लोफॉस्फेमाइड जो ड्रग ऑफ चॉइस है किस किस में? प्रोस्टेट कैंसर में है, लंग कैंसर में, बहुत सारे स्किन कैंसर में यूज लिया जाता है आपका। कौन? साइक्लोफॉस्फेमाइड। इस साइक्लोफॉस्फेमाइड का साइड इफेक्ट क्या है? सिस्टिक हेमरेज, यानी ये पहले से मैच्योरिया कराता है।
ये साइक्लोफॉस्फेट ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर के थ्रू जब ये लॉस होता है तो ब्लैडर से क्या कराता है, सिस्टिक हेमरेज। तो उसका एंटीडोट क्या होता है, इंजेक्शन मेसना। कौन सा इंजेक्शन, मेसना। और हाई फ्लूइड देते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो क्या दे सकते हो आप, एन-एसिटाइलसिस्टीन भी दे सकते हो। समझ मेरी बात। और म्यूकोलाइटिक है, एंटीडोट और पीसीएम का ड्रग को एक्सक्रीट करने में काम आता है बेटा, डाई वगैरह को डी एडिक्शन ड्रग की तरह काम आता है, गैम्बलिंग वगैरह में इसमें यूज लिया जाता है आपका डी एडिक्शन में। कोई डाउट है, क्लियर बच्चों। इसके अलावा ये एक और काम आता है, पेट्रोप्स मेथड, नाम सुना तुमने, सुन लीजिएगा। पेट्रोप मेथड में भी इसका यूज लिया जाता है, किसका, एनएस। पेट्रोप मेथड क्या होता है, एक तो डिसइंफेक्शन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ स्पुटम। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है ना, अगर किसी को टीबी है, उसके पर्सन का कप लिया, उस कप मान लो टाइट है, तो उस कप को लिक्विफाई करना या उसको डिसइंफेक्ट करने में कौन सा, एन-एसिटाइलसिस्टीन का यूज किया जाता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, पेट्रोप्स मेथड। कौन सा मेथड, लिक्विफिकेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पुटम इज नोन एज पेट्रोप्स मेथड। और पेट्रोप मेथड में कौन सी ड्रग यूज ली जाती है, एन-एसिटाइलसिस्टीन। तो बहुत सारे जगह एंटीडोट है पीसीएम का, म्यूकोलाइटिक्स है आपका, डाई अगर दे रहे हो तो डाई को एक्सक्रीट करना मदद कराता हो। किसी को भी आप डाई इंड्यूस सीटी एमआरआई कर रहे हो तो साथ में क्या दे, एन-एसिटाइलसिस्टीन। रीनल परफ्यूजन को प्रमोट करती है बेटा। डी एडिक्शन ड्रग है, साइकेट्री में यूज लिया जाता है, बहुत जगह यूज है बेटा। अगर ब्लडर से सिस्टिक हेमरेज हो रहा है, और सिस्टिक हेमरेज का मेन कारण कौन रहता है आपका, साइक्लोफॉस्फेट, तो उसके द्वारा मेसना बेस्ड ड्रग कौन सी होती है, मेसना। अगर वो नहीं है तो एन-एसिटाइलसिस्टीन यूज करेंगे। अरे कोई डाउट है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये बेटा हाइपोटेंशन कर सकती है, ब्रेडिकार्डिया कर सकती है, एनाफाइटिक रिएक्शन कर सकती है, एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है। ध्यान रखना, कौन, एन-एसिटाइलसिस्टीन। इसी तरह के बेटा धमाकेदार थ्योरी विद एमसीक्यू क्लास देखने के लिए आज ही एसएन एकेडमी का रेगुलर बैच ज्वाइन करें 8,999 से, जो 22 अगस्त से शुरू हो रहा है बेटा। देखिएगा बेटा, इसमें फ्री क्रैश कोर्स, फ्री टेस्ट सीरीज, कंप्लीट नोट्स, वीडियो के लगभग 2000 आवर्स के वीडियो और एमसीक्यू की वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद थ्योरी, टॉपिक के साथ एमसीक्यू कराए जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल नाम सुना है, आजकल ये एक्टिवेटेड चारकोल चेहरे पे कोटिंग बना के फेस को साफ करने में, तो ये बहुत सारी जगह यूज होता है। इसका वाटर डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है, ये आरिबास में, मेडिकल में यूज होता है। किसका, एडजॉर्बेंट है ये बेटा। तो ये अननोन पॉइजनिंग के अंदर यूज लिया जाता है, कौन, एक्टिवेटेड चारकोल। अननोन पॉइजनिंग वगैरह में यूज लिया जाता है एक्टिवेटेड चारकोल। अरे कोई डाउट है बच्चों, बहुत सारी जगह एडजॉर्बेंट है, तो आपको अननोन पॉइजनिंग है ना, तो अपन ये पिला देते हैं, तो ये क्या करेगा, कोट बनाएगा और जीआईटी से पॉइजन को क्या नहीं होने देगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। नेक्स्ट, पैरालिडोक्सिम 500 mg। पैराडोक्सिम बेटा ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट है, हालांकि दूसरा एंटीडोट कौन है, एट्रोपिन। इंजेक्शन पैराडोक्सिम 500 mg 20 ml में। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन अपन यहां पे डिस्कस करने वाले बेटा। एड्रेनालिन इज विच टाइप ऑफ ड्रग, एड्रेनालिन किस तरह की ड्रग है, तो आप अच्छे से जानते हो एड्रेनालिन कैसे ड्रग है, आइनोट्रोपिक ड्रग है। फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट वगैरह को बढ़ाएगी, ये आइनोट्रोपिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, adrenaline drug given through following route except इंट्राओसियस नहीं करते, इंट्राकार्डियक देते हैं, किसमें, एनाफाइटिक रिएक्शन में, इंट्रावेस्कुलर और इंट्रामस्कुलर दे सकते हो। तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी। क्वेश्चन को समझो और क्रॉस मैच करके बताओ मुझे, बढ़िया क्वेश्चन है, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन है बेटा। यस यस, मैच द फॉलोइंग प्रोसेसर, रूट डाइल्यूशन रेशियो ऑफ एड्रेनालिन। देखिएगा ऑप्शन ये कह रहा, सुनना मेरी बात, ऑप्शन क्या करें, पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला आईएम रूट से 1:10,000, आईवी रूट से 1:80,000, तीसरा डेंटल प्रोसेस 1:10,000। क्रॉस मैच करो, बताओ आईएम रूट से क्या रेशियो होता है, 1:1,000, आईवी रूट 1:10,000 और डेंटल प्रोसेसर में 1:80,000। सही है कि नहीं है, तो बताओ पहले में क्या आएगा, सी, दूसरे में ए और तीसरे में बी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, यस, दिल गदगद कर दिया बच्चों तुमने, मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन देख के, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एंजाइना, एंजाइना में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, नाइट्रोग्लाइसरीन, एंटीजी। ये भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है और ये वेसोडाइलेटर है, ये एनओ को नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है, लोकोसाइड पे तो वेसोडाइलेशन होता है बेटा। हर बस में क्लियर है, नाइट्रोग्लाइसरीन 5 mg की टेबलेट आती है, 3 बार दे, अगर 3 बार में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो तुरंत क्या करें, डॉक्टर से। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोटेंशन। ये आईवी दी जाती है, ओरली दी जा सकती है, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एमआई में,
आईवी यूज जाती है। और नाइट्रोग्लाइसिन के पैचेज आते हैं, नाइट्रोग्लाइसिन के पैचेज हेयरलेस एरिया में कहाँ लगाए जाते हैं? एक्जिला में। अगर इसको जीभ में रख रहे हो सबलिंगुअल देते हैं, अगर क्या हो रहा है बर्निंग सेंसेशन नहीं है तो ड्रग क्या हो चुकी है? एक्सपायर हो चुकी है। अरे बस हेयरलेस एरिया में लाके एक्जिला रीजन में लगाते हैं यहाँ पे। क्लियर है? फीवर आ रही तो अवॉइड करना क्योंकि ये पसीने के साथ उतर जाएगी। रूट ऑफ नाइट्रोग्लाइसिन इन विच मोस्ट इफेक्टिव, सबसे बेस्ट रूट कौन सा है? क्लियर है? और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है इसका? हाइपोटेंशन, ऑक्सीपिटल हेडेक होगा उसकी वजह से। ड्रग ऑफ चॉइस इन एसटी सेगमेंट इनवर्ट एंड एनएसटी एक्सपेरिमेंट ब्रांड। एसटी में कौन? स्ट्रेप्टोकाइनेज। और नॉन एसटी में कौन होती है? एस्पिरिन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? सी। नेक्स्ट, फर्स्ट ड्रग गिवन इन ऑल केसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट आ रहा तो सबसे पहले कौन सी ड्रग देते हैं हम? बेटा सबसे पहले देते हैं एडीआर, कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि हार्ट रेट ब्लॉक हो रही है तो अरेस्ट को चालू करने के लिए कौन करता है? एडीआर। ड्रग गिवन टू ट्रीट स्पेसिफिक कार्डियक एरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और कौन सी ड्रग? तो फेमस ड्रग है कौन सी आपकी? अमाइडोरो। ड्रग ऑफ चॉइस ये रहती है हमारे पास में। हालांकि लिडोकैन सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? पर ये किसमें? टोर्साडोदी डिसरिथमिया। लिडोकैन किसमें? टोर्साडोदी जिसमें क्यूटिंट्रोल बढ़ जाता है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? लिडोकैन, लिग्नोकैन। सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये ब्लॉकर एनेस्थेटिक है। परसेंट रिसीव लिडोकैन मॉनिटर्ड स्पेसिफिकली फॉर पेशेंट है। ये कोई पेशेंट है उसको क्या हो रहा है? लिडोकैन ले रहा है, लोकल एनेस्थेटिक, जो कि कैसी है? सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो किसको मॉनिटर करें? सोडियम चैनल ब्लॉक का तो सोडियम पोटेशियम पंप डिस्टर्ब होगा, तो बेटा किसको? बेटा बोथ हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर दोनों को, क्योंकि सोडियम चैनल ब्लॉक होता है हार्ट रेट और बीपी दोनों फॉल होगी, हार्ट ब्लॉक होगा ना। डोज ऑफ एट्रोपिन इन ब्रेडिकार्डिया। बेटा ब्रेडिकार्डिया में डोज रहेगी 0.5 mg एवरी 5 मिनट। किसी को ब्रेडिकार्डिया तो हर 5 मिनट में कितना दे? 0.5 mg दे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मिनट में ब्रेडिकार्डिया। Which drug can help in stabilize the arrhythmia caused by digoxin toxicity? Very important. डिजोक्सिन की टॉक्सिटी हो रही है। डिजोक्सिन की टॉक्सिटी होने के बाद साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपरकैलेमिया। और हाइपरकैलेमिया होने की वजह से कार्डियक डिसरिथमिया होगा। तो वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? तो बेटा वहां पे ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO। क्वेश्चन को समझना कि डिजोक्सिन की टॉक्सिटी होने के बाद जो डिसरिथमिया हो रहा है तो वहां ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? MgSO4। कोई डाउट है? और डिजोक्सिन की टॉक्सिटी होने के बाद कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है? हाइपरकैलेमिया। देखो डिजोक्सिन की टॉक्सिटी तो करवाता है हाइपोकैलेमिया, लेकिन टॉक्सिटी हो चुकी होगी तो क्या होगा? ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है तो सारे पोटेशियम बंद हो जाएंगे, सारा पोटेशियम ब्लड में आएगा तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। नहीं समझे? डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होती है हाइपोकैलेमिया से, लेकिन डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के बाद ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है तो पोटेशियम चैनल ब्लॉक होंगे तो सारे पोटेशियम कहाँ जाएगा? ब्लड में, तो मरीज को हाइपरकैलेमिया होगा। कोई डाउट है? चलें आगे। एट्रोपिन डोज ऑफ अमाउंट इन 1 ml, 1 ml में कितनी आती है? 0.6 mg। सिंपल क्वेश्चन है। द साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लाइसरीन, सबसे ज्यादा इफेक्ट हाइपोटेंशन, और हाइपोटेंशन का अर्ली सिम्टम क्या होता है? हेडेक, ऑक्सीपिटल हेडेक होता है ना। अब देखो हाइपोटेंशन नहीं आया तो दिमाग चकराए नहीं चकराए, हाइपोटेंशन आए तो सीधा ध्यान रखना क्या होगा? चाहे हाइपोटेंशन हो चाहे हाइपोटेंशन, ऑक्सीपिटल हेडेक जरूर रहेगा बेटा। The drug administered during acute anaphylactic reaction, adrenaline। और सबसे फास्ट रूट कौन सा रहता है? सबक्यू। एम्स में क्वेश्चन आया है। The delegation required for the intravenous administration of adrenaline for anaphylactic shock in a adult patient age is, बेटा आपका राइट आंसर रहेगा 1:10,000 IV यूज। What is the outcome of the nitrate are administered early in the client with acute MI? एक्यूट MI है और उसमें नाइट्रोग्लाइसरीन दे रहे हैं तो ये किसको कम करती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, रिड्यूस मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी को कम करेगी, मॉर्बिडिटी तो पहले हो चुकी ना, क्योंकि वेसोडाइलेटर है। किसको कम करेगी? आफ्टर लोड और प्रीलोड दोनों को। मेनली आफ्टर लोड को कम करती है। डिक्रीज आफ्टर लोड कौन? नाइट्रोग्लाइसरीन आफ्टर लोड को कम करती है और मॉर्फिन किसको? प्रीलोड को कम करती है। आफ्टर लोड कम होगा तो हार्ट को लोड कम पड़ेगा पंप करने में और मोर्टेलिटी कम रहेगी। Which of the following action is exerted by inotropic agent? Inotropic agent क्या कराते हैं? तो अरे किसको बढ़ाते हैं? फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। क्रोमोट्रोपिक हार्ट रेट को और ड्रोमोट्रोपिक कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। याद आ रहा है? ड्रग ऑफ चॉइस इन इंफीरियर वाल MI,
एट्रोपिन पहले पढ़ चुके, इसके बारे में डिटेल में बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, समय खराब नहीं करें। ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन टॉक्सिसिटी, फिजियोस्टैगमाइन एंटीडोट होता है और फिजियोस्टैगमाइन का एट्रोपिन होता है। इसी तरह के बेटा धमाकेदार क्लास देखने के लिए आज ही एसएन अकेडमी का बेटा 8,999 रुपए का रेगुलर बैच ज्वाइन करें। इसमें फ्री क्रैश कोर्स है, फ्री टेस्ट सीरीज है, कंप्लीट नोट्स मिलेगी और ये 2023 को टारगेट करेगा। जो जीएनएम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे, बीएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे या पोस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के या एमएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, उनको एक्स्ट्रा 3 साल का एक्सेस मिलेगा। ये बेटा ऑल इन वन बैच है जिसमें हर एग्जाम की आपकी एम्स में ESIC, RRB, DSSB, CHO हर एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बैच ज्वाइन करने के लिए 8368060608 पे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत करें। सपने आपके तो दौड़ आपको लगानी पड़ेगी, अपने आप पे यकीन रखें। हिम्मत मर्दा तो मर्दे खुदा। एसएन अकेडमी आपको आखिरी दम तक हमेशा साथ है। लव यू ऑल, पढ़ते रहे बढ़ते रहे। एसएन क्लासें अच्छी लगती तो आज अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराएं। थैंक यू सो मच, बाय।